आहा ने खैर हवेली और दुर्गा को चारों जानिब से घेर लिया था। इसके ढेर सारे बंदे आम लिबास में भी चारों जानिब फैल गए थे। जब आहा ने रेड डाली तो उसकी लाइव कवरेज पूरे मुल्क के मीडिया पर चल रही थी। वो दुर्गा में अंदर तक घुसता चला गया। इन्फॉर्मेशन के मुताबिक वहाँ दुर्गा में कब्र के अंदर कोई मौजूद हस्ती नहीं थी, बल्कि वो तो कोई कब्र ही नहीं थी। ऊंची कब्र के दीवार गिर कुतबे की जानिब से अगर चादर उठाएं तो एक दरवाजे के साथ नजर आते थे। ये दरवाज़ा नामनेहा दुर्गा के बेसमेंट में जाता था, जहाँ दुनिया का हर गैर कानूनी काम होता था। आहा ने अंदर दाखिल होकर वो चादर हटाई और इस दरवाजे को खोलकर माहिर टीम के साथ बेसमेंट में उतरा, जहाँ तवक्का के रुकन के मुताबिक भारी असलहा, मुख्तलिफ इकसाम की मंशत का अनबार और ब्लैक मनी के अनबार लगे हुए थे। और भी बहुत कुछ बरामद हुआ था जो दिल दिला देने वाला था। फाश मवाद के अनबार, एक कमरे में नीम बरहना खवातीन और बहुत कुछ। ये सब रोंगटे खड़े कर देने वाला था। पुलिस ने सब कुछ अपनी तहवील में लिया। लेडीज़ पुलिस ने तमाम खवातीन को वहाँ से निकाला। तमाम असलहा और मंशात का सामान उन्होंने दुर्गा के हाथे में निकाला। लाइव कवरेज जारी थी। बेसमेंट का अहवाल पूरे मुल्क के मीडिया पर नशर हो चुका था। इसके बावजूद तवक्का के इन मुताबिक कोयटे की आवाम सड़कों पर निकल आई थी और लोगों की एक बहुत बड़ी हजूम दुर्गा की चारों तरफ इकट्ठी हो गई थी। लोगों को अपनी आंखों से देखकर फिर भी इस नकली दुर्गा से अकीदत हो रही थी। हैरत की बात थी, बाहर अवाम पागल होकर बागी हो रही थी, मगर आहान को मुताल्लिका परवाह नहीं थी। वो अपने काम करने लगा। इधर शमशान हवेली को माहिर खान ने चारों जानिब से घेरा था। हवेली के अंदर से ब्लैक मनी के अनबार, बेसमेंट से असलहा और मंशात बरामद हुई थी। इधर भी आवाम का सेम रिएक्शन था जैसा कि दुर्गा में था, मगर वो लोग जानते थे कि इस अनपढ़ अवाम के दिलों में जदी पुश्ती तौर पर इस जगह के बारे में अकीदत डाली गई है। इनकी सादा लोही का दायरा उठाया जाता रहा है, उन्हें पागल और बेवकूफ़ बनाया जाता रहा है। इसके साथ वो ये भी जानते थे कि इस अवाम में इन लोगों के पालतू कुत्ते भी हैं जो अवाम को ज़्यादा भड़का रहे हैं। अवाम पागल हो चुकी थी, जो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज़ को नज़र आतिश कर रही थी। पुलिस पर पथराव किए जाने लगा। हालात काबू से बाहर होते चले गए। अपने थकाने पर पाशा इब्राहिम और वो ये सब सूरत हाल लाइव देखकर परेशान हुए थे, मगर ये वक्ती परेशानी थी। उन्हें अल्लाह ताला पर पूरा भरोसा था कि वो लोग जो भी कर रहे हैं बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, और फिर एक नेक नियति हो तो अल्लाह ताला आसानियाँ पैदा फरमा ही देता है। पुलिस की मजीद नफरी बुला ली गई और आहिस्ता आहिस्ता हालात पर काबू पाया जाने लगा। खैर हवेली और दुर्गा को पुलिस पूरी तरह अपने कब्जे में लेकर नकली दुर्गा को सील कर दिया गया। अब ये जगह हुकूमत की मलकियत थी, क्योंकि कब्रिस्तान की जगह थी जहाँ पर गैर कानूनी तौर पर कब्जा जमा लिया गया था। हवेली से खान जावर खैल और खान शमशान खैल को हिरासत में ले लिया गया। हालात पर काबू पाए गए, मगर इस दौरान आहन बहुत बुरी तरह जख्मी हुआ था। दुश्मन की भीड़ में मौजूद न रहकर बुज़दिलाना कार्रवाई में की गई फायरिंग से इसका बाजू बुरी तरह जख्मी हुआ था। दुर्गा की हकीकत और खेल हवेली की असलियत पूरे मुल्क के सामने बेनकाब हो चुकी थी। खान शमशान खेल के खिलाफ तमाम सबूत, गवाह और वीडियो सुप्रीम कोर्ट में बाहिफाजत पहुँचा दी गई। वो जो महारानी और खान शमशान खेल ने हशमत राव का खून किया था, उसकी भी फुटेज अदालत तक पहुँचा दी गई थी। तकरीबन एक डेढ़ माह पहले अर्शन को एक खुफिया मैसेज रिसीव हुआ था। तब वो इस आहन के साथ रात के अंधेरे में राव मेंशन में गए थे, जहाँ हशमत राव ने अपने हाथ से उन्हें अपने काले करतूतों को फाश करने के तमाम सबूत मुहैया किए थे। उनमें से तो बहुत ज़्यादा सबूत वो पहले ही हासिल कर चुके थे। दुश्मनों के गुनाहों के घड़े भर चुके थे, तभी अब आवाम के सामने फूटे थे। जलाद बुराई के खिलाफ एक और जंग में फतह हासिल करके गाजी बनकर वापस लौटे थे। मोजा जजा ट्रस्ट के अपार्टमेंट में बेड पर निढाल सी लेटी हुई थी और शिफा इसकी सिराने बैठी थी। जब बहुत अचानक मुख्तलिफ किस्म की चीखों पुकार, तोड़ फोड़ और हंगामा आराई की आवाज़ें आने लगी तो मोजा घबरा कर उठ बैठी। मामा ये क्या हो रहा है? वो हस्ब मामूल खौफ से सफ़ेद पड़ गई थी। शिफा खुद हैरान परेशान थी, मगर ज़्यादा सोचने का वक्त ना मिला कि अपार्टमेंट के पीछे की तरफ से नवाजे से रंगीली और डॉक्टर अनम हमाइयाँ उड़ा चेहरे कमरे में दाखिल हुई। आंटी, हॉस्पिटल पर हमला हुआ है, आप दोनों को रंगीली के साथ जाना होगा। अभी फ़ौरन इसी दरवाजे से ही आपको हॉस्पिटल की बेसमेंट पे छुपा देंगी। दुश्मनों के कुत्ते मोजा की बू सूंघते इधर आए हैं। डॉक्टर अनम ने तेजी से कहा और अपनी जगह पर साख्त हुई। मोजा को तकरीबन घसीट कर बेड से नीचे उतारा। मोजा जाओ रंगीली के साथ। वो उसे साख देखकर चिल्लाई, हरगिज़ नहीं, आप दुश्मनों को तासुर देना चाहते हैं कि आप मोजिज़ा हैं, है ना? इतनी पागल नहीं हूँ मैं, आपकी जान और इज्जत को भी खतरा हो सकता है। मैं कहीं नहीं जाऊंगी आपी। मोजिज़ा चिल्लाकर कहती अपनी जगह पर जम गई। बाहर दरवाज़ा धड़ाया जा रहा था, मतलब वो लोग दरवाज़ा तोड़ रहे थे। आंटी समझाएं इसे, डॉक्टर अमन की ज़िंदगी है, ये अमानत है हमारे पास, में से कुछ नहीं होने दे सकती। डॉक्टर अनम ने अब शिफा को झंझोड़ा जो रोती हुई तजबस का शिकार थी कि खुद गर्ज हो जाए और बेटी की जीने की वजह को बचा ले, या एक बेटी जैसी नाजुक लड़की को बचाए। ये ज़िंदगी का कैसा दौरा था, कैसे फैसला करे? शिफा ने बेबसी से डॉक्टर अनम की जानिब देखा। डॉक्टर अनम ने मोजिज़ा को बाजू से घसीटने की कोशिश
की थी। आप ही अनम, आप भी अमन से मोहब्बत करती हैं ना? मोजिज़ा ने इसका बाजू पकड़कर इसकी आंखों में झांककर धीमे से कहा तो डॉक्टर अनम अपनी जगह साख्त हो गई। हाँ करती हूँ, मगर तुमसे ज़्यादा नहीं, और तुम डॉक्टर अमन के जीने की वजह हो। मत भूलो तुम्हारे साथ एक नन्ही सी जान को भी खतरा है, तुम्हें कुछ नहीं हो सकता। वो उसका चेहरा हाथों के प्याले में भरकर समझाने वाले अंदाज में बोली, मैं आपकी इस इसार का बोझ अपने कंधों पर लेकर नहीं जी पाऊंगी, इसीलिए मैं कहीं नहीं जा रही। आप ही सुना आपने? मोज़ा ने हरदर्मी से कहा तो डॉक्टर अनम ने चुपके से अपने डॉक्टरी कोट की पॉकेट से बेहोशी का इंजेक्शन निकाला और बिजली की सी तेजी से मोजिज़ा के बाजू में इंजेक्ट किया। रंगीली को इशारा किया तो उसने आगे बढ़कर मोजिज़ा को अपने कंधे पर गिरा लिया। वो पिछले दरवाजे की जानिब लपकी, आंटी निकले आप। लेकिन बेटा, आंटी आपको डॉक्टर अमन की कसम, इसके बच्चे की कसम, प्लीज़ आए यहाँ से। डॉक्टर अनम ने शिफा को तकरीबन घसीट कर पिछले दरवाजे से बाहर निकाला, दरवाज़ा बंद करके अंदर से लॉक लगा लिया। कुछ ही देर में कुछ गुंडे अंदर तक घुसते चले आए थे। उन्हें जो सामने दिखा उसे मार देने का हुक्म था। तभी डॉक्टर अनम को देखते ही उसे डॉक्टर अमन की बीवी समझते उसके पेट में खंजर खोप चुके थे। वो बुजदिल ये कार्रवाई करके फौरन फरार हुए कि जानते थे अगर पकड़े गए तो दर्दनाक मौत मरेंगे। अमन की गाड़ी झटके से अपार्टमेंट के सामने रुकी तो वो तेजी से इसमें से निकलकर अपार्टमेंट की जानिब भागा। उन्हें कोयटा में ही इत्तला मिली थी कि इधर जजा ट्रस्ट व्हाइट पैलेस पर भी हमला करने की कोशिश की गई थी। व्हाइट पैलेस महफूज रहा, मगर हॉस्पिटल में पागल जाहिल अवाम गार्ड्स को जख्मी करके अंदर तक घुस आई थी। तभी सबसे पहले अमन बहुत इमरजेंसी में इधर वापस लौटा था। उन्हें यह भी पता चला कि उनमें से कई गुंडों का मेन टारगेट अपार्टमेंट था, जिसे उन्हें पता हो कि अपार्टमेंट में पहले हमला करना है। अमन का दिल कानों में बजने लगा। अपार्टमेंट की बैरूनी हालत से लगता था कि काफ़ी हंगामा आई हुई होगी। हॉस्पिटल के अंदर भी काफ़ी तोड़फोड़ और नुकसान किया गया। सर शुक्र कि कोई जानवी नुकसान नहीं हुआ था, मगर उसे मोज़ा को अपार्टमेंट छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। सोचा नहीं था ऐसी बगावत का सामना करना पड़ेगा उसका हर 48 घंटे के बाद, क्योंकि टेस्ट हो रहा था तो तभी इसका हॉस्पिटल रहना ज़रूरी था। उसके पास रंगीली और शिफा थी। वो बिजली किसी तेज़ी से अपार्टमेंट दाखिल हुआ। लॉन्च में काफ़ी तोड़फोड़ और हंगामा राय की गई होगी, क्योंकि हर चीज़ तहस नहस की गई थी। किसी अनहोनी के एहसास से अमन के माथे पर पसीने के कतरे नमूदार हुए थे। उसके कदम वहीं जम गए थे, मगर देखा तो था कि वो कहाँ थे जो उसकी ज़िंदगी में इसकी ज़िंदगी से भी बढ़कर मकाम रखते थे। वो तेज़ी से मोज़ा के कमरे में दाखिल हुआ। दिल धक से रह गया। अमन का कलेजा मुंह को आया था। वो नाजुक सी जान औंधे मुँह फर्श पर बेजान सी थी। पेट में कोई खंजर घूम गया था। खून में लथपथ वो वजूद अमन के खुद को वजूद को जलजलों की जद में ले आया। अमन को लगा इसका खुद का वजूद रेजा रेजा होकर धुआं धुआं चेहरा लिए लपक कर आगे बढ़ा। डॉक्टर अनम, वो चिल्लाया। उसके पास वो दो जानू होकर बैठी, इसका सर अपने बाजुओं पर गिराया। डॉक्टर अनम, आपने ऐसे क्यों किया? अमन ने उसका चेहरा थपथपाया। दिल और दिमाग पर एक बोझ सा आन पड़ा था। तब उसने आहिस्ते से आंखें खोली। अमन के गार्ड्स तेजी से अंदर दाखिल हुए और चारों जाने फैल गए। डॉक्टर अनम के चेहरे पर एक आसूदा सी मुस्कान थी। आपको कुछ नहीं होगा डॉक्टर, अमन ने कहा तो फिर मुस्कुरा दी। अमन उसे बाजू में भरा और लेकर बाहर निकला। उसे मौजूद स्टेचर पर डाला बाहर। हालात काबू में है सर। मैडम और बड़ी मैडम बेसमेंट में है और बिल्कुल महफूज हैं। रंगीली उनके पास है, मगर मैडम बेहोश हैं। गार्ड से इतला दी, डॉक्टर अनम को इमरजेंसी लेकर जाओ और फ़ौरन ब्लड का इंतज़ाम करो। सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दो। रंगीली से कहो मैडम को जनरल वार्ड में शिफ्ट करो। बाहर समी पापा से कहीं मामा को व्हाइट पैलेस छोड़ाएं। उसने कहा तो गार्ड्स ने इस बात में सिर हिलाया। अमन फ़ौरन डॉक्टर अनम को ICU में लेकर गया था। आहन बेड पर आंखें मूंदे नीम दराज था। बाजू में दर्द की लहरें उठ रही थी। जबरान और अलीशान ने इसकी ट्रीटमेंट की। आर्यन अमन के PGI हॉस्पिटल जा चुका था, अब उन्होंने ही इसकी ट्रीटमेंट की थी। जबरान ने इसमें इनकलर इंजेक्शन लगाया। हमें हॉस्पिटल जाना चाहिए। मोजिज़ा और छोटी माँ ठीक तो होंगी ना? आहा ने उठते हुए कहा तो जबरान ने सख्ती से उसे वापस बेड पर लेटाया। सब ठीक है, बस डॉक्टर अनम जख्मी हुई हैं, वो भी सर्जरी के बाद खतरे से बाहर है। मोजिज़ा और शिफा भी बिल्कुल ठीक है, तुम सुकून से यहाँ लेटे रहो। काफ़ी खून बह गया है और अपने वाली की फिक्र करो जिसने बाहर हंगामा मचा रखा है। जबरान ने उसे तनबी करते सावरी के बारे में बताया तो वो सच सी सांस खींच कर रह गया। वो लोग उसे आराम करने का बोलकर कमरे से बाहर निकल गए। आहा ने दर्द बर्दाश्त करते आंखें मूंद लीं। वो दवाओं के ज़ेर असर गनूदगी में जा चुका था। तकरीबन 3 घंटे की भरपूर नींद लेने के बाद दबी दबी सिसकियों की आवाज़ सुनकर आहान की आंख खुली। हवास बहाल हुए तो सर उठाकर इधर उधर देखा। तवक्का के इन मुताबिक वो उसके सरहाने बैठी भल भल आंसू बहा रही थी। अपनी आवाज़ का गला घोंटने के चक्कर में पूरा जिस्म सूखे पत्ते की मानित लरज़ रहा था। आहान को बुढ़ते देख वो मजीद बिखर चुकी थी। क्या हुआ है जाने आहान, क्यों ये कीमती मोती बर्बाद कर रही हो? आहान ने धीरे से तकिए पर नीम दराज होकर बेड क्राउन से टेक लगाकर उसे बाजुओं से थाम कर अपनी जानिब खींचा तो वो उसके करीब हो गई। अभी भी मुझसे पूछ रहे हैं कि क्या हुआ है, अपनी हालत देखी है आपने? वो भराई आवाज़ में कहकर फिर सिसक पड़ी तो आहान के होंठों को जानदार से मुस्कुराहट ने छुआ। क्या हुआ है मेरी हालत को? यह हालत तो मेरी एक मर्तबा पहले भी हुई थी, जब दिन दिहाड़े मैंने एक बंदी के 14 तपक रोशन किए थे। वो माहौल पे छाए मर्दनी के असर को
ज़ाहिर करने की शरारत भरे लहजे में बोला तो सावरी ने भुजकी सी होकर उसकी जानिब देखा। सुकून तो नहीं है आपको? वो चिढ़कर बोली। बिल्कुल, इतनी दूर बैठोगी तो कैसे सुकून आएगा? करीब आओगी तो ही सुकून आएगा ना। आहान ने उसे बाजों से खींचकर अपनी जानिब खींचा तो वो कटी डाल की तरह उसके सीने से आ लगी। आहान, वो चिल्लाई, सुकून तो मुझे डार्लिंग, ताकि मैं जल्दी जल्दी ठीक हो जाऊँ। आहान ने उसके कान में सरगोशी की। आप पागल हो गए हैं और बस, और कुछ नहीं। वो झुंझलाई थी। आहान गहरा मुस्कुराया। इस पागलपन की वजह भी तो तुम ही हो ना डार्लिंग। आहान ने नरमी से उसे बाहों के हिसार में लिया। असावरी ने उसके सीने पर सर रखकर सुकून महसूस किया। आहान में बहुत डर गई थी। वो फिर सिसकी। इसके आंसू आहान के सीने पर गिरे तो आहान का भी दिल जैसे धड़कना भूल गया। बी ब्रेव माई गर्ल, प्लीज डोंट डू दिस टू मी। आहान ने उसे अपनी नरम गर्म गोश्त में भरा और नरमी से उसकी पीठ से लाई। वो आंसू बहाए गई तो आहान अब बुरी तरह डिस्टर्ब हुआ था। अब क्या हुआ यार? अपने सीने से उसका चेहरा बाहर निकाल। उसने उसकी आंखों में झांका। आहान, ये बेबी। उसने अपने पेट पर नरमी से हाथ रखा। क्या हुआ, डर गई? वो कहते धीमे से मुस्कुराया। उसे छेड़ा। नहीं, बच्चों से कौन डरता है मुर्शिद? डर तो अपनी जैसी औलाद पैदा करने से लगता है। वो मुंह बनाकर बोली तो आहान बेसाख्ता कहकर लगाकर हंस पड़ा। असावरी ने उसके बाजू में चेहरा छुपा लिया। आहान ने बहुत नरमी और समझदारी से उसे संभाल लिया था। सर शुक्र के दम करवाने के बाद से इसकी अब तक कभी तबीयत खराब नहीं हुई थी और इस चीज़ ने आहान की रगों में सुकून भर दिया। अर्शन तमाम कानूनी कार्रवाई सरअंजाम देकर अब सबसे पहले बीना की जानिब मुतवज्जा हुआ था। अर्शन के गार्ड उसे जख्मी हालत में वापस लाए थे। अर्शन ने तेजी से गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर उसे कमर से थामकर गाड़ी से बाहर निकाला। तुम ठीक तो हो? अर्शन ने उससे पूछा तो उसने इस बात में सर हिलाया। हबीब को बताकर ये स्टेप लिया था ना? अर्शन ने किसी खदशे के तहत इससे पूछा और उसे थाम कर अपनी गाड़ी में बिठाया। गैर मुतवक्का तौर पर उसने नफ़ी में सर हिलाया। व्हाट? अर्शन चिल्लाया, मगर वो गनूदगी में जाने से पहले गहरा मुस्कुराई। अर्शन उसे हॉस्पिटल आया था, इसकी ट्रीटमेंट की गई। अब वो चरना वार्ड में बेड पर बेहोश लेटी थी जब हबीब, अफनान और खिजा हॉस्पिटल पहुंचा था। सामने ही चरना वार्ड के दरवाजे के बाहर बेंच पर अर्शन सर झुकाए बैठा था। अर्शन, बीना कहाँ है? वो आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा था। रिलैक्स यार, वो बिल्कुल ठीक है, कोई परेशानी की बात नहीं। अर्शन ने उसे तसल्ली दी। उसे मुझे बताकर कदम उठाना चाहिए था। हबीब का लहजा अफसरदा था। अगर बुरा कर मरने के लिए वहाँ जाती तो क्या तुम उसे जाने देते? अर्शन ने कहा तो वह लाजवाब हो गया और बुझे दिल से बेंच पर बैठ गया। ये सब इनके प्लानिंग के तहत ही तो मुमकिन हुआ था। दुश्मन का वक्त जो करीब आ गया था तभी सफ़ा हस्ती से दुश्मन का नाम और निशान तक मिट चुका था। सिस्टर ने आकर बीना के होश में आने की इत्तला दी थी तो वो दोनों अंदर की जानिब लपके। बीना हबीब को यहाँ देख गड़बड़ाई थी, जिसकी आंखों में गम, परेशानी, शिकवा, नाराजगी हलकोले ले रही थी। वो गड़बड़ा कर तकिए पे नींदराज हुई। वो दोनों बैठ के करीब आए। हबीब खामोश रहा, जबकि बीना घबरा गई कि रोशनी के सामने ना कोई बेख्तियारी कर बैठे। कैसी तबीयत है? अर्शन ने ही माहौल की मायने की इस खामोशी को तोड़ने को कहा। काफ़ी बेहतर है, उसने धीमे से कहा। अर्शन ने इसके सर पर हाथ रखकर खुद से लगाया। भाई को तुम पर नाज है मेरी गुड़िया। अर्शन के अल्फाज ने बीना का सिरों खून बढ़ाया था। थैंक्स भाई, मैं डॉक्टर अनम और मोजा गुड़िया को देखकर आता हूँ। अर्शन ने एक तिरछी नज़र हबीब के सपाट चेहरे पर डाली और उन्हें तन्हाई देने को कमरे से बाहर निकल गया। इसके जाने के बाद अब वो इसकी जानिब मुतवज्जा हुई, जो बेड के करीब खड़ा ज़मीन पर जाने की तलाश कर रहा था। हबीब, बीना ने पुकारा तो वो बड़े जारहाना तेवर ने उसकी जानिब लपका और उसे बाजुओं से थाम कर झंझोड़ डाला। तुम अपने आप को समझते क्या हो मिसेस हबीब? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई थी मुझसे पूछे बगैर, मुझे बताए बगैर इस जहन्नुम में जाने की? वो उसकी आंखों में देखकर गुराया था, जबकि वो इसकी जानिब देखकर नम आंखों से मुस्कुरा दी। बुराई के खिलाफ जंग लड़ने, अपने तशख़्ख़ुस की बहाली के लिए ये हिम्मत मुझे आपसे ही तो मिली है हबीब। उसने उसका चेहरा हाथों के प्याले में भरा। मैंने तुम्हें ये नहीं कहा था कि भूखे भेड़ियों के आगे खुद को चारा बना दो, अगर तुम्हें कुछ हो जाता फिर? वो दांत पीस कर बोला और उसे अपने सीने में भेज लिया जिसकी मता हयात थी। जब आपकी मोहब्बत, दुआएं और नेक तमन्ना मेरे साथ है तो मुझे भला क्या हो सकता है? उसने आसूदगी से कहते इसकी कमर के पीछे अपने हाथ मजबूती से बांध लिए। अलीज़े कमरे में दाखिल हुई तो खिजा ने गड़बड़ा कर अपनी शर्ट के बटन बंद किए। खिजर, अलीज़े ने पुकारा, कितने की तैयारी है? हॉस्पिटल जा रहा हूँ अमन के पास। ये मुझसे छुपा के रहे हैं? अलीज़े ने तेज़ी से इसके सर पर पहुँच कर पूछा। कुछ नहीं, मामूली से चोट है। खिजर ने लापरवाही अंदाज तैयार किया। मुझे दिखाओ, अलीज़े ने कहा तो वो उसकी जानिब देख कर रह गया। अलीज़े, मैं जल्दी में हूँ, लेट हो जाऊँगा, आकर दिखा दूंगा। उसने अपना मोबाइल और वॉलेट उठाया। तुम्हारी जल्दी की ऐसी की तैसी। वो दांत पीस कर उसकी जानिब लपकी, बाजू से दबोच कर उसका रुख अपनी जानिब किया और उसकी शर्ट के बटन खोलने लगी।
काफ़ी जल्दी है आपको, वो उसके कान पर झुककर मायूसी से बोला और उसके हाथ अपने हाथों पर जकड़ लिए। शट अप खिज़र, बात नहीं घुमाने दूंगी मैं तुम्हें। वो भी अलीज़े थी जो अब इसकी रग रग से वाकिफ़ हो चुकी थी। अगर आज अभी आपने शर्ट उतार दी तो मैं कहीं नहीं जाऊंगा, ना आप फिर कहीं जा पाएंगी, ना कहीं की रहेंगी। वो सरसराते लहजे में उसे वार्न कर गया। अलीज़े ने उसे बुरी तरह घूरा। वो एक आंख बंद कर गया। देखी जाएगी, वो भी लापरवाही से बोली और उसकी शर्ट उतार दी। अलीज़े ने घूम फिर कर देखा तो कंधे पर चाकू का बहुत बड़ा कट था जिस पर 3 स्टिचेस थे। ये कैसे हुआ? अलीज़े घर पर आई। आहन को जब गोली लगी थी तो उसे दरगाह से निकालते हुए किसी ने चाकू से हमला किया था, बचत हो गई। उसने नरमी से कहा, तुम्हारे एक दफ़ा के मना करने पर मैंने तुम्हारे साथ नहीं गई। कम अज़ कम अपना ख्याल तो रख लेते, और अगर लग भी गई है तो अब भी मुझसे छुपा रहे हो तुम। वो तिलमिलाकर बोली थी तो इसकी इतनी फिक्र पर वो जानिसार करने वाले अंदाज में उसकी जानिब देखे गया। फिर नरमी से उसकी कमर के गिर्द बाजू हमाए करके उसे सीने से लगाया। मसले तावीज़ होते हैं, कुछ लोग गले लगते हैं तो शिफा मिलती है। खिज़र ने उसके कंधे पर अपना जानलेवा पुरहिद्दत लम्स छोड़ा। खिज़र, वो कसमसाई, अब क्या है? अब अगर रोक ही लिया है तो अच्छे से हर तरफ से जायज़ा लीजिए, महसूस कीजिए कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। खिज़र ने उसके कान के करीब सरगोशी करते शोशा छोड़ा तो वो लाल पीली हुई गई। अच्छा जाओ, जहाँ जा रहे थे, अपनी भी अच्छे से ट्रीटमेंट करवा लेना। अब अलीज़े ने शराफत से उसे वो शर्ट पहनाई शुरू की जब अपने हाथों से उतार चुकी थी। खिज़र उसकी चालाकी पर गहरा मुस्कुराया। अब तो मैं कहीं नहीं जा रहा बेगम। वो फैल गया और उसे बाजू के हिसार में भरा। खिज़र, हर वक्त की नौटंकी अच्छी नहीं होती, अपनी हालत देखो, वो दांत पीस कर बोली। मगर मुझे तो मिस कड़क के साथ हर वक्त की नौटंकी करना अच्छा लगता है, तो मैं क्या करूँ? खिज़र ने मुस्कुराते अपनी मजबूरी बताई और इसके दिल के मकाम पर अपने लब रखे। ये क्या कर रहे हो खिज़र? वो भटक गई। बेगम के होश ठिकाने लगाने की निंजा टेक्निक है, डंग डंग, शरारत भरे लहजे में कहते उसने उसके फूले गालों पर प्यार किया। ओके ओके, ये रेड सिलेंडर जैसा मुंह ना बनाए, जा रहा हूँ मगर वापसी पर इधर से ही कंटिन्यू करेंगे, राइट? वो आँख बंद करता उसे अपनी बाहों के हिसार में ज़ाद करता बाहर की जानिब बढ़ा तो अलीज़े भी खुलकर मुस्कुराई। निंजा हथौड़ी कहीं का, वो बड़बड़ाई। वो नाजुक से जान अमन के सीने से लगी। काफ़ी देर से आंसू बहा रही थी। आप सच बोल रहे हैं ना? आप ही अनम ठीक तो है ना? वो रो गई। मोजा स्टॉप क्राइंग प्लीज़। तो डॉक्टर अनम बिल्कुल ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, सर्जरी कामयाब रही। तुम रो रो कर अपनी तबीयत खराब क्यों कर रही हो? वो उसकी पीठ रब करता उसे समझाया गया। अमन, उसने पुकारा। बोलो मेरी जान। अमन उसे मजबूत हिसार में भर के तहफ़्फ़ुज़ का यकीन दिलाया। अमन वो, यस मैं सुन रहा हूँ कोकोमो। अमन वो आप ही आपसे स्टॉप जज़ा। अमन ने सर से लहजे में इसकी बात काटी, उसकी पुश्त पर अपने हाथ की उंगलियों की गिरफ्त इतनी बढ़ाई कि मोजा सिसक कर रह गई। इन लबों से कोई ऐसी गुस्ताखी मत करना जज़ा कि मैं अभी उन्हें कोई ऐसी सज़ा दे दूँ कि तुम्हारी सांसें थम जाएं। अमन के बेतासुर लहजे ने उसे बेजान किया। अमन, मोजा ने उसके सीने से चेहरा निकाल कर भी यकीनी से भीगी पलके लिए उसकी आंखों में देखा जो गुस्से से उसी की जानिब देख रहा था। अमन, मेरे कंधों पर बोझ सा आन पड़ा। कोई और बात करो जज़ा, मैं स्टॉपे पर एक लफ्ज़ भी नहीं सुनना चाहता। वो दर्शतगी से बोलकर उसके लबों पर खामोशी इख्तियार करने का कुफल लगा गया तो वो बुरी तरह कसमसाई। अमन के शर्ट पे दबाव से वो नरमी से पीछे हटा तो वो गहरी गहरी सांस भरती फिर इसके सीने से आन लगी। अमन, उसने फिर इल्तिजाया पुकारा तो अमन ने उसकी पुश्त में अपनी उंगलियां गाड़ कर उसके खामोश रहने की तनबीह की। मसला ये है रूहे मन कि मुझे तुम्हारे अलावा इस दुनिया में ना कुछ दिखाई देता है ना सुनाई देता है। तुम समझ रही हो ना मेरी बात? अमन के सद लहजे में से शिद्दत से वो करा कर रह गई जिसने इसकी नरमी का नाजायज़ फ़ायदा उठाते शायद इसके जुनून को हवा दी थी। अमन, वो तड़प गई। लेट जाओ, अभी ब्लड टेस्ट दोबारा होने वाला है। अमन ने उसे नरमी से बेड पर लिटा दिया और ख़ुद जानबूझकर उसकी फ़ाइल की जानिब मुतवज्जा हो गया कि वो इस वक्त कोई भी बहस नहीं चाहता था। 1 माह बाद वो जो फौजिया बेगम की गोद में सर रखकर लेटा था अपनी कारस्तानी पर गहरा मुस्कुराया। फिर कोई कारनामा किया है? फौजिया बेगम ने उसकी सर पर चपत रसीद की। आपकी बहू को लेने जा रहा हूँ, उसकी दादी से इसके होश ठिकाने लगवाने हैं। वो शरारत भरे लहजे में कहता अपने घने बालों में हाथ फेर उठा। देखता कहीं मेरी बहू तुम्हारे होश ठिकाने ना लगा दे। फौजिया बेगम के लहजे में एक तफाखुर सा था। हाँ, देखी जाएगी, वो कहता बाहर निकला। इतने ढेर सारे दिनों की दूरी के बाद, खैर केस के हल होने के बाद, अब जब सब कुछ अपनी जगह पर वापस आ ही चुका था तो सब ठीक हो रहा था तो वो एक सेकंड्स भी उससे दूर रहने का रवादा नहीं था। इंसार हाउस से पैलेस के लिए निकला था। दादो प्लीज़। इस सो कॉल लेडी एक्सोशियस की रोती बसूरती शक्ल इस वक्त देखने वाली थी कि आज सितम ये हुआ था कि वह शैतान हैवान की किसी शादी साजिश के तहत पिंकी दादो के हत्थे चढ़ गई थी। अबे चुप,
खबर था जो मुंह से एक लफ्ज भी निकाला। अरे हद होती है किसी बात की, गुंडी नहीं अब बीवी बन के दिखाओ। ये गंदी अंग्रेजी पैंट शर्ट पहन ली, बन गई मर्दानी और हो गई मारधाड़ शुरू। मैं पूछती हूँ कोई लड़की वाले गुण भी हैं तुझमें कि नहीं? मस्कीन सा है मेरा दामाद, जिसे ज़रा जो आज तक सच संवर कर दिखाया हो, अब अगर उसने फरमाइश कर ही दी तो है तो क्या कयामत आ गई। पिंकी दादो भरी बैठी थी। आज दामाद की मस्कीन सी शक्ल बनाकर शिकायती लिस्ट सुनने के बाद अब सारी भड़ास इस फलजा पर निकाली जा रही थी। फलजा दांत कुचकाकर रह गई। काश इस वक्त इसके दांतों के नीचे शार्प आदमी का गला आ जाता, वो सोच कर रह गई। मगर पिंकी दादो, फलजा मन बनाई, अगर मुझसे 2-4 थापड़ नहीं खाने तो चुपकी बैठी रहो। पिंकी दादो तिलमिलाकर बोली, ए लड़कियों, काम जारी रखो, जरा सी चुनचुनाई तो मेरी चप्पल खाएगी, वो भी अपने मुंह पर। पिंकी दादो तो आज हिटलर बन बैठी थी जो मुकम्मल उसकी निगरानी कर रही थी। कुछ ही देर में वो ब्लैक साड़ी में सुनहरे बाल, कमर पर हल्के कर्ल की सूरत बिखेर, डीप स्मोकी आइज और पिंक लिपस्टिक में शोला चवाला बन चुकी खुद को आईने में देखकर हैरान रह गई। मगर फिर कुछ सोचकर दिल पसली में बचने लगा। उससे इस आदमी का दीवानापन याद करके झुरझुरी सी आई। उफ, पिंकी दादो ने हाथ झाड़े जैसे पता नहीं कितना बड़ा मोहर का सरंजाम दिया हो। तभी दिया अंदर आई। साहिब भाई आ गए हैं तुम्हें लेने, दिया ने आकर इतला दी। नो आईने के सामने से हटी। अब अगर इतना तहाम जहाम कर ही लिया है तो दादो मुझे ब्लैक हील वाले सैंडल्स चाहिए। उसने निगाहें झुकाकर शर्माने की एक्टिंग करते हुए आंखें पटपटाकर कहा। मकसद सिर्फ इतना था कि इतनी तैयारी के बावजूद वो संख्या आदमी से उसकी हाइट पर टोंट करते हुए हरी टीटी बोलकर उसका सारा मूड गायब न कर दे। ये कम से कम वो ये हील इसके सर पर बजा सके। इसके लिए ब्लैक हील वाली सैंडल लाई गई जो कि उसने पहन ली। वो जॉगर्स पहनने वाली भला कहाँ हाई हील्स में खुद को बैलेंस रख पा रही थी, मगर फिर भी जिद में हल्के कदम उठाती बाहर निकली। वो जो लॉन्च पे खड़ा खिजा से बातें कर रहा था, निगाह एक जाने बुटी तो पलटना भूल गई, झपकना भूल गई। वो महबूब दुनिया भुलाए उसे देखे गया और सबकी मौजूदगी में इसकी ये दीदा दिलेरी लेडीज एक्सक्लूसिव के छक्के छुड़ा गई। वो आगे बढ़ा, फलजा का हाथ थामा। सबकी होटिंग के दौरान वो इसीलिए बाहर गया। अर्शन बेसमेंट में था। खान शमशान खेल और इसके बेटे को धौरी फांसी की सज़ा हो चुकी। वो अपनी फाइल्स फिर से चेक कर रहा था जब बीना हवाइयाँ उड़े चेहरे के साथ बेसमेंट में उतरी थी। अर्शन भाई, वो चीखी, क्या हुआ है बीना, खैरियत? अर्शन, वो रात के इस वक्त दिया पैलेस में कहीं भी नहीं है। बीना के शोशे पर अर्शन अपनी जगह से खड़ा हुआ था। बीना, अगर तो मजाक है तो इंतहाई घटिया है। उसने संजीदगी से कहा, मैं मजाक नहीं कर रही भाई, वो पैलेस में कहीं नहीं है, कोई नहीं जानता कहाँ है। इसके फ़ोन की आखिरी कॉल की रिकॉर्डिंग के मुताबिक अम्मा हाजिर ने उसे कहीं मिलने बुलाया है। बीना के कहने की देर थी कि अर्शन के कानों में धमाके से बचने लगे। जानता था कि दुश्मन अपनी फांसी रुकवाने को कोई ना कोई मजामत करे या कोई घटिया चाल चलेंगे, मगर दिया, अर्शन को लगा कि बेसमेंट की छत इसके सर पर आन गिरी। साहिर इसका हाथ थामे से बाहर गाड़ी तक लाया था। आगे बढ़कर उसके लिए दरवाज़ा खोला और उसकी निगाहें इसके सच्चे सवरे रूप का यूँ अहाता किए हुई थी कि लेडी एक्सोशियस के भी छक्के माथे पर पसीने के नन्हे नन्हे कतरे नमूदार होने लगे। जबकि साहिर के लबों पर उसकी हालत देखकर धीमी सी मुस्कान थी। मेरा ख्याल है कि लेडी एक्सोशियस नर्वस हो रही है। साहिर ने दांतों तले लब दबाकर उसे छेड़ा। गलतफहमी ही हो सकती है हैवान की। फलजा ने उसकी बात हवा में उड़ाई। हाँ चले देख लेते हैं, वो कहता ड्राइविंग सीट पर बैठा और गाड़ी स्टार्ट करके व्हाइट पैलेस से बाहर निकाली। इस ड्रेस में वैसे काफ़ी हॉट लग रही हो। साहिर के मुंह से ऐसे कमेंट वो अपनी पहली बार इस तमाम कमियां हर लड़की ही नर्वस होती होगी। उंगलियां चटका कर रह गई। शायद ये वही लम्हात है दुनिया की हर लड़की नर्वस होती है। पहली बार इस लिबास में हल्के फुल्के सिल्वर ज्वेलरी पर वो ऐसे मेकअप में शोला चवाला बनी साहिर के दिल पर कयामत खेस बिजलियां से गिरका कर रह गई थी। हर बात में साबित करना ज़रूरी है कि पूरे जंगली हो तुम शरीफों की तरह यूं भी तो बोल सकते थे कि बहुत खूबसूरत लग रही हो। तुम वो बाहर की जानिब देखती दांत पीस कर बोली तो वो गहरा मुस्कुराया। मसला तो यही है जी बेबी कि तुम्हारा शौहर बिल्कुल भी शरीफ नहीं है। मेरी बदमाशी के नज़ारे तो कई मरतबा मुलावजा किए होंगे। आज ये बदमाशी अलग अंदाज अलग तरीके से तुम्हें दिखाऊंगा। हुमायूनी किसी से गोया हुआ तो फजर के रहे से वतान भी खता हुए।
ये हम इंसार हाउस की जानिब तो नहीं जा रहे, वो बुखलाई थी। वो क्या है ना, तुम्हारी इतनी हॉटनेस देखकर मेरा इरादा बदल गया है। अब हम इंसार हाउस नहीं बल्कि सीक्रेट अपार्टमेंट जा रहे हैं। वो अपनी हंसी दबाकर बोला, साहिर घर चलो। वो चिल्लाई, नो मेरी जान, तुम्हें ये भी तो बताना है कि तुम इस रूप में कैसी लग रही हो। वो फिर शरारती हुआ, साहिर मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगी। वो दांत पीस कर बोली तो वो कहकर लगाकर हंस पड़ा, शौक से पीना प्यारी बेबी, बहुत अच्छा मौका दूंगा आज की रात। वो अपने हर जुमले से इसके पहलू बदलने पर मजबूर कर रहा था। वो इसकी जो मायनी बातों से बचने को उसकी बात का जवाब दिए बगैर अब की बार यूं ही डैशबोर्ड को खोल गई थी। दूसरी चीज़ों के साथ 2-3 सिगरेट्स के पैकेट भी उसकी गोद में आन गिरे। तुमने पहले कभी बताया नहीं कि तुम सिगरेट पीते हो। फलसा ने बात घुमाने को यूं ही बोल दिया, तुमने भी तो पहले कभी नहीं बताया कि डार्लिंग कि तुम खून पीती हो। वो भी अपनी टोन में बोला तो फलसा से खून हमारी निगाहों से घूर कर रह गई। अपना चेहरा देखो जी बेबी, वो हंसने गया। मैं तुमसे बात ही नहीं करूँगी, भाड़ में जाऊँ, वो तड़क कर बोली। ओके राइट, छोड़ दूंगा यार। सुना है वाइट पैलेस का रूल बन गया है कि स्मोकिंग और स्मोकर्स वाइट पैलेस में अलाउ नहीं है, तो अब तो छोड़ना ही पड़ेगा ना। ये ना हो मेरी बेगम मेके जाए तो मुझे उसके मेके में घुसने ही ना दिया जाए। वो फिर अज़राह मजाक बोला। वो लोग अपार्टमेंट पहुंच चुके थे। वो गाड़ी से निकल कर बाहर आया, उसकी जानिब का दरवाज़ा खोला और हाथ से थाम कर उसे गाड़ी से नीचे उतारा। फलजा ने गाड़ी से टेक लगाई। बस यही वजह है स्मोकिंग छोड़ने की। फलजा ने उसकी आंखों में झांका, नहीं, अगर जलाद अपनी परियों के लिए स्मोकिंग छोड़ सकते हैं तो मैं भी अपनी हरी टिड्डी के लिए कुछ भी छोड़ सकता हूँ, उसने इत्मीनान से कहा। वो जो उसकी बात पर खुश हुई थी फिर से हरी टिड्डी कहे जाने पर तिलमिला उठी। डोंट यू डेयर टू कॉल मी टिड्डी। चली जाऊंगी वापस अकेले, सड़ते रहना यहाँ फिर। वो उंगली उठाकर डियर वार्न करने वाले अंदाज में बोली। हाँ वैसे आज तो टिड्डी कहना बनता भी नहीं, काफ़ी टॉल और हॉट लग रही हो। वो उसे बाहों में भरकर बोला। फलजा ने इत्मीनान से उसकी गर्दन के गिर्द बाजू हमाए किए। वो अंदर की जाने बढ़ा। डिनर तो बाहर करवा देते कंजूस हैवान, वो नाव चिढ़ाकर बोली। तुमने चिड़िया की तरह ठूंगे ही मारने थी, बाकी बच्चे खाने के मेरे हलाल के पैसे ज़ाया हो जाते जलादनी। इससे जो खाना है इधर ही ठोंक लेना। तुम्हें ख्वाब आया था कि हम ही आने वाले हैं? नहीं, तुम्हें देखते ही रात बदल लिया था। वाइट पैलेस से निकलते वक्त ऑर्डर कर दिया था। बड़ी फास्ट सर्विस है, मेरी अपनी हालत से ही अंदाज़ा लगा लो। वो कहकर लगा कर कहते उसे डिनर टेबल तक लेकर आया। फलजा ने पूरी तरह जिद होकर उसकी ब्राउन टी शर्ट के हाफ स्लीव से झांकते करसती बाजू पर दान गाड़े। आओ जंगली लड़की, साहिर बुलबुलाया और उसे चेयर पर उतारा। मिसेस हैवान बोल सकते हो, वो उठलाई। वैसे जंगली से कुछ याद आया मुझे, मेरा दिल करता है अब की बार हम अफ्रीका के जंगल में जाएं और वहाँ खो जाएं। साहिर ने उसकी प्लेट में सर्व करते लब दबा कर कहा। फलजा ने इसके बाजू पर चुटकी काटी, मगर यहाँ असर किसे था। वो मायने खेजे से मुस्कुराता रहा। वो इसके बिल्कुल करीब चेयर खुसका कर बैठ गया। जंगल में गुजरी वो रात मेरी ज़िंदगी की खूबसूरत तरीन रात थी, जब एक जलादी ने मोहब्बत से चूर होकर अपनी मोहब्बत अपना मान कर एक अनजान शख्स से सुपर्द कर दिया। साहिर ने कहते उसके माथे पर लब रखे। वो बेख्तियार निगाहें झुका गई। साहिर ने उसे अपने हाथों से खाना खिलाया। चंद वाले लेकर ही वो बुरे बुरे मुंह बनाने लगी। साहिर को हंसी आई। अब क्या हुआ, अब खाओ, वैसे भी जो तुम्हारी पसंद की है। वो मुस्कुराया। बस पेट भर गया मेरा, साफ पता चल रहा था। वो कतरा रही थी। वो उठने लगी तब साहिर ने उसे बैठे रहने का कहा और 5 मिनट में टेबल समेट दिया। आओ। साहिर ने उसका हाथ थामा। वो उठी और उसके हम कदम हुई। वो उसे लिए रूम में चला आया। साहिर आंटी इंतज़ार कर रही होंगी हमारा। फलजा ने इसकी निगाहों की ताब न लाते हुए बहाना गढ़ा। मैं मैसेज कर चुका हूँ, उन्हें कि इंतज़ार मत करें। वो लापरवाही से कहता उसे बाहों के हिसाब में भर गया। हर वक्त का ये ठड़कपन अच्छा नहीं होता। वो झुंझुलाई। उसे ठरकपन नहीं, रोमांस बोलते हैं जी बेबी। साहिर ने इसके चेहरे का एक एक नक्श चूमा। मैं थक गई, मुझे आराम करना है। दूसरा बहाना बनाया तो वो इसकी चालाकी पर मुस्कुराया। थकन उतारने के और भी कई तरीके हैं मिसेस, कहो तो गुलाम हाजिर है। साहिर ने उसके कान में जानलेवा सरगोशी की। साहिर प्लीज़। वो आजिज़ आए। गरेज नामुमकिन है, बात ख़त्म की। उसे बाजू में भर कर बेड तक लाया। दोनों हाथों के गद्दास नरम हथेलियों को चूमा। फलजा के पूरे वजूद में सनसनाहट सी हुई। साहिर ने उसे पूरी तरह अपनी आगोश में भरा। दिया अपने कमरे में मौजूद थी जब उसका फ़ोन रिंग हुआ। जब से ये सब कुछ हुआ था एक अजीब सी बेचैनी थी जो रगोजा में बस गई थी। हवा का महाजन का ख्याल दिल को सताए रखता कि वो कहाँ और किस हाल में होंगी। अर्शन लोग तो इतने मसरूफ़ थे कि वो किसी के बारे में इस मामले पर ही बात नहीं कर पाई थी। वैसे भी अर्शन से कोई बात करती तो वो तो शायद इससे नाराज़ ही हो जाता, ताकि उसे अब भी उसके ख़ानदान के अफराद की पड़ी है जिन्होंने जाने कितने ख़ानदान के ख़ानदान उजाड़े हैं। दिया ने देखा नंबर अननोन था, मगर उसने फिर भी रिसीव कर लिया। अस्सलाम वालेकुम। अभी वो कुछ बोलती गई थी। अम्मा हाजन बात कर रही हूँ। नूर,
नूरे माँ, मेरी बच्ची की महाजन बात कर रही हूँ, तो जहाँ कहीं भी हो फ़ौरन हैदराबाद की रॉयल सोसाइटी की हाउसिंग स्कीम के करीब पहुँचो। मेरी जान खतरे में है। ये लोग मुझे मार डालेंगे कहते हैं। अगर तुम यहाँ आ गई तो ये लोग मुझे छोड़ देंगे। तुमने किसी को बताया तो उनको पता चल जाएगा। ये लोग मुझे ज़िंदा जला देंगे। पिछले गेट के बाहर तकरीबन 1000 मीटर की दूरी पर एक वैन खड़ी है, इसमें सवार हो जाना। मुझे बचा लो नूरे अम्मा, मेरी परवरिश का वास्ता, मुझे बचा लेना। लेकिन अम्मा, हेलो हेलो हेलो, दिया बोलती रह गई मगर फ़ोन रख दिया गया था। उसके खुद की सोचने समझने की सलाह जैसे मनकूत हो गई हो। उसने अपना सर थाम लिया। ये वो माँ थी जिसने इसे किसी नाजुक फूल की मानद पाल पोस कर बड़ा किया था। फिर उसने कुछ नहीं सोचा, न किसी इंसान की परवाह की, फ़ौरन से उठी और व्हाइट पैलेस के पिछले लॉन की जानिब से बाहर निकल गई। पिछले गेट पर दिन के वक्त सिर्फ लॉक होता था, गार्ड्स नहीं होते थे। वो चुपके से गेट क्रॉस कर गई। कुछ दूर पैदल चलकर सामने एक वैन खड़ी नजर आई। दिया का दिल किया वापस भाग जाए, इसलिए कदम वहीं पर जम गए। वैन में बैठे गुंडे ने जब उसे रुकते देखा तो वैन से 2 दरिंदे बाहर निकल आए। दिया उनकी खौफनाक शक्लें देख अब खौफजदा होकर वापसी के लिए भागी, मगर इनमें से एक ने उसे बाजू से दबोच कर घसीटा और वैन के अंदर फेंक दिया। इन बुज़दिलों ने ये काम बहुत जल्दी में किया था, मगर नाकाम खान शमशान खेल और जवार खेल के पालतू कुत्तों की जलादों को ब्लैकमेल करके अपने शैतान आकाओं को जेल से बाहर निकलने की साजिश पूरी तरह फेल हुई थी। कि अब जलादों की उनके हर कदम पर नजर थी। जब बीना ने अर्शन को इत्तला दी कि दिया पैलेस से बाहर निकली है, तब वो इससे बात से अनजान था, मगर आहा नहीं। आहा ने फौरी अर्शन को मैसेज करके अपना प्लान बता दिया, तो वो बीना के साथ बेजी किसी तेजी से बाहर निकला था। अम्मा हाजन को उसी के शौहर और बेटे ने ब्लैकमेल किया था। खास मुलाजमाओं के बच्चों को अम्मा हाजन की आंखों के सामने ज़िबा करने की धमकी दी, तो अम्मा हाजन ने दिया को फ़ोन कर दिया। एक ही वक्त में अमल और खिजा ने अम्मा हाजन और उसकी मुलाजमा को बाजियाब करवा कर महफूज मकाम तक पहुंचाया था। इधर वैन को चारों तरफ से घेर लिया गया था। वैन के सामने गाड़ी से वो हरी आंखों वाला DIG आहा निकला तो इन गुंडों के चेहरे देखने के लायक थे। इनमें से एक ने दिया को दबोच कर उसकी गर्दन पर पिस्टल रखी। अर्शे ने खूनखवा निगाहों से उसकी गिरफ्त में फड़कती दिया को देखा। हमें जाने दो, नहीं तो इस छोकरी को भेजा उड़ा। वो अपनी बात मुकम्मल नहीं कर पाया था, आज एक सिंधी गोली ने इसके माथे में सुराख कर दिया। दिया की दिलदोज चीख चारों तरफ गूंजी। बाकी के गुंडों ने फरार होने की नाकाम सी कोशिश की, मगर धर लिए गए। आहान उन्हें कुत्तों की तरह घसीटते वहां से ले गया। दिया तेजी से भागकर अर्शन के सीने में छुपी थी। अर्शन, कुछ नहीं हुआ है, तुम्हें व्हाइट पैलेस से बाहर नहीं जाना चाहिए था, अर्शन ने बेहद नाराजगी से कहा, मगर इसकी पुश्त भी सहलाई थी। अर्शन, वो हम हाजन, वो सिसकी, कुछ नहीं हुआ है, उन्हें बिल्कुल सेफ है। वो चलो अंदर, अब वो इन मुजरिमों को फांसी नहीं होगी, उन्हें हम अपने तरीके से मौत की सज़ा देंगे। अर्शन ने दांत पीसे और उसे लिए अंदर की जानिब आया। अब तक ये खबर जंगल में लगी आग की तरह फैली थी और वो सब लॉन्च में जमा हुए थे। दिया अंदर आई तो रूहान उसे खुद में भेजा, मगर फिर सबसे इसकी क्लास भी लगी थी कि किसी को बताने के बजाय वो अकेली बाहर क्यों निकली। वो जब अपने खौफ पर काबू पा चुकी थी, दिया ने बेचारगी से अर्शन की जानिब देखा, जिसने अपने कंधे उचका दिए, मतलब जैसे कहना चाहता हो अब गलती की है तो सज़ा भी भुगतो। फिर अर्शन को उसकी मस्कीन शक्ल देखकर रहम आ ही गया। अरे बस भी, मेरी बेगम को डांटना बंद करें, अर्शन ने अचानक कहा तो सब खामोश हो गए। अर्शन बात करता दिया के करीब जाने लगा, इसके सामने जाकर रुका और उसका चेहरा हाथों के प्याले में भर। अब मेरी बटरफ्लाई इतनी नरम दिल है, इसमें इसका क्या कसूर है भाई? अर्शन ने कहते उसके माथे पर अपने लब रखे वो भुखलाई। मेरी बटरफ्लाई बहुत हसास है भाई, उसे परेशान मत किया करें। अर्शन ने सबके सामने इसकी भरी भरी दूधिया सफ़ेद फॉर्मों पर शिद्दत भरे बूसे दिए। सबकी दबी दबी हंसी देख दिया से अपना हाथ छुड़ाकर अपने कमरे में भाग आई। पीछे बीना थी जो सबसे ज़्यादा होटिंग करके शोर मचा ही रही थी। सबकी हंसी उसे कमरे तक सुनाई दे रही थी। वो उसके पीछे ही कमरे में आया था। ये सब क्या था अर्शन? दिया कड़े तेवर लिए लड़ाका औरतों की तरह कमर पर दोनों हाथ जमाकर बोली, मगर वो उसे कहाँ खातिर में लाने वाला था। सो इसकी कमर के गिर्द मजबूती से पुरशिद्दत गिरफ्त बनाकर उसे अपने सीने में भेजा। सज़ा का छोटा ट्रेलर था बटरफ्लाई, फिल्म दिखाऊंगा। वो उसके बालों में चेहरा छुपाता ससराते लहजे में बोला तो बटरफ्लाई को दिन में ही जुगनू नजर आने लगे। अर्श, उसने पुकारना चाहा, मगर कमर पर बेबाकी से सफ़र करते उसके हाथों ने उसकी बोलती बंद कर दी। आज तो गुस्ताखी माफ़ कर रहा हूँ मिसेस अर्शद माबेर, आइंदा के बाद ऐसी गुस्ताखी की तो जान ले लूँगा। उसने अल्फाज आम लहजे में कहे थे, मगर उसके लम्स में इतनी ही शिद्दत और आंखों में अब उतनी ही वहशत डराई थी। अर्शद, आई एम सॉरी, वो रूहान सी हुई। नो, कोई सॉरी वॉरी नहीं, मैं अभी तुम्हें सज़ा दूंगा। ये कहते उसने उसे बाजू में भरा। वो जान चुकी थी उसकी शिद्दतों भर की नौयत की ये सज़ा
अब तक तो उसे आदी हो जाना चाहिए था, मगर ये उसका वो आशिक था कि हर बार वो अपनी जुनून खेजियों से उसे खुद में सिमट जाने पर मजबूर कर दिया करता था। अभी वो उसके तेवर देखकर इसी जुल्म के सीने में चेहरा छुपा गई। हाथ में फाइल्स थामे धीमे से वाइट पैलेस के अपने कमरे में दाखिल हुआ था। वो जो बेड पर आंखें मूंदे लेटी थी, नरमी से आंखें खोलकर सामने अपने मसीहा को देखा, मगर वो मुस्कुरा कर पुरजोश से आगे बढ़ा। बेड पर बैठकर उसकी कमर के गेंद बाजू हमाल करके उसे उठाकर बिठा अपने सीने में भेजा। मोजा उसके जानिहाना तेवरों से घबराई। अमन, ये क्या? वो बुखलाई कनखियों से इस कमर के उनको दिखा जहाँ से हर वक्त कोई ना कोई उसकी देखभाल को उसे देखने इसका ख्याल रखने के लिए आ जाता था और उसके पास मौजूद रहता था। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि कोकोमो। अमन उसका चेहरा अपने सीने से निकालकर बेतहाशा चूम डाला। अमन प्लीज़, हुआ क्या है? बताएं तो सही। मोजा ने उसे रोकने को इसके लबों पर हाथ रखा तो वो गहरा मुस्कुरा दिया। हमारी दुआएं कबूल हो गई कोकोमो, तुम्हारी रिपोर्ट आई है। बेबी अल्लाह ताला के करम से मोजेज़ाना तौर पर ट्यूब से यूट्रस में ला गया है। तुम अब बिल्कुल सेफ हो, बेबी भी सेफ है। मैं बहुत खुश हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अमन के रोम रोम से खुशी झलक रही थी, जिसके लिए खबर इंतहाई गैर मुतवक्का थी। अपने होंठों पर हाथ रख फूट फूट कर रो दी। जज़ा, ये क्या यार, खुशी के मौके पर ऐसे थोड़ी करते हैं। वो भुखलाया था। उसके हाथ पीछे हटाकर उसे सीने से लगाया। आप सच बोल रहे हैं ना? वो बेयकीन सी थी। बिल्कुल मैं सच कह रहा हूँ। अमन उससे बहकते चालों पर अपने लब रखे थे। ये क्या लिखा है? कुछ मिस्टेक्स हैं तो प्लीज़ उन्हें आप इग्नोर करें। इसकी खुशी संभालने नहीं संभल रही थी। अमन इसके रोने से परेशान हुआ था। उफ मैडम, कहाँ से लाती हो इतने पानी का ज़ख़ीरा? कहीं आंखों के पीछे टंकी शंकी तो नहीं फिट करवा रखी? चेक करना पड़ेगा। अमन इसकी पीठ चलाकर शरारत भरे लहजे में कहा तो वो रोते रोते ज़रा हंस दी। मैं बहुत खुश हूँ अमन। उसने उसके सीने से चेहरा निकालकर नम आंखों से उसे देखा। अमन ने अपने सुलगते लब इसकी नम आंखों पर रखे। और खुश होते हुए तो रोते हैं, ये उल्टी गंगा बस मोजा अमन आर्यन की तरफ ही बहती है ना? अमन उसे छेड़ा और मजीद अपने करीब किया। अमन उसके तमाम आंसू अपने लबों से चुने। वो हमेशा की तरह पूरी तरह इस नाजुक से वजूद में गुम हो चुका था, जो खुशबू की तरह इल्हाम बनकर इसके वजूद में उतरी थी। दो तो कब की रगोजाम में उतरी थी। इसका होना ही अमन आर्यन का सुकून था। वो उसकी कुर्बत में दुनिया भूल जाता था। अभी वो भूल गया वो कहाँ है। वो पूरी तरह इस होश में खो बैठा था। तभी से खुद से लगाया इसके चॉकलेट ब्राउन बालों में चेहरा छुपा रखा था। अमन, मोजा ने उसे पुकारा। बोझल सा लहजा था। सब देख रहे हैं। मोजा ने सूखे गले को तर करते उसे कंधे से हिलाकर होश दिलाने की कोशिश की कि शिफा समेत इस वक्त तमाम खवातीन इसके दरवाजे पर मौजूद थी और दबी दबी हंसी हंस रही थी। ये बहाना काफ़ी पुराना हो गया है स्वीट कोकोमो, वो बोझल से लहजे में बोला। जिस नशे में डूब गया था, इस नशे से होश में आना नहीं चाहता था। आपकी कसम सच बोल रही हूँ, मोजा ने इत्मीनान से कहा। तो अब सही मायनों में हाफिज साहब को बुखलाए थे। व्हाट? कहते पीछे मुड़कर देखा। ये हाफिज जी को कौन सा नशा करके आए हैं मोजा, ज़रा बताना। सबसे पहले बीना अंदर दाखिल हुई और इसके शोशे ने महफिल ज़फ़रान बना दी। अमन तेज़ी से अपनी जगह से उठा था। फाइल टेबल पर रखकर वो बीना की होर्डिंग के बीच ड्रेसिंग रूम में चला गया। सब खवातीन इसके पास आई थी। शिफा ने इसका माथा चूमा और इसकी नज़र उतारी। इतने दिनों की हफ्सदा सी टेंशन के बीच ये खुशखबरी खुशगवार ताज़ा हवा के झोंके जैसी थी। आहन, आई एम सो एक्साइटेड, जो कि इसकी और अपनी पैकिंग कर रहा था। एक नज़र इसके चमकदार चेहरे पर डाली। और वो क्यों भला? अमान ने आईब्रो उचकाई। क्योंकि मैं ब्राज़ील जा रही हूँ। यूरोप के तो कई ममालिक देखे हैं, मगर ब्राज़ील का बस नाम ही सुना था। अब वहाँ जाकर देख भी लूँगी, मगर याद रखिएगा मैं सबसे पहले अमेज़न फॉरेस्ट देखूँगी, इसने पुरजोश अंदाज में कहा। आहा ने दांतों तले लब दबाए। तुम्हें किसने कहा कि तुम हमारे साथ ब्राज़ील चल रही हो? हालत देखी है। आहन, आप फिर मेरी पैकिंग क्यों कर रहे हैं? सावरी को तो सदमा ही लग गया कि तुम्हें सारा मामा के पास छोड़कर आने के लिए। ब्राज़ील तो मैं अकेला जाऊँगा, खूब इंजॉय करूँगा, वो लापरवाही से बोला। आहन, उसने हैरत से फैली निगाहों से उसे देखा। ओके छोड़ आए, मैं भी मरी नहीं जा रही आपके साथ जाने को, वो चिढ़कर कहती। इससे पहले वहाँ से वॉकआउट करती। आहन ने खुलकर हंसते हुए उसका बाजू थाम लिया। मैं तो मरा जा रहा हूँ ना अपनी ड्रामा क्वीन के साथ रहने के लिए, आहन ने नरमी से कहा। तो मैं अब कहीं नहीं जाऊँगी, जहाँ जाना है खुद जाए, अकेले सड़े जाकर, वो करके बोली। मैं उठा कर ले जाऊँगा। उसका भी इत्मीनान काबिल देत था। मैं अब अपने मेके ही जाऊँगी, उसने लठमार अंदाज में कहा। ए खबरदार, मेके की धमकियाँ मत दिया करो। दिल को कुछ होता है, तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे बगैर कहीं जा सकता हूँ?
आहन ने उसे कंधों से थाम कर अपने रूबरू किया और उसकी आंखों में जाकर, नहीं मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। आपको क्या लगता है आप मजाक करेंगे तो ये ड्रामा क्वीन पीछे हटेगी? वो मुस्कुराहट दबाते हुए बोली तो आहन ने उसे अपनी बाहों में कस लिया। आहन वो बुखलाई, मुझे ऐसा क्यों लगता है जाने मन कि तुम जानबूझकर पंगे लेती हो मुझसे, इसलिए कि मैं तुम्हारे होश ठिकाने लगा दिया करूँ, है ना? आहन ने संजीदगी से इसकी आंखों में झांका। वो इन सब सील सी निगाहों में डूबकर उभरी। असावरी ने इसकी गर्दन के गिर्द बाजू हमाए किए। पंगे, वो क्या होता है? इस चेहरे पर ने मासूमियत तारी करती आंखें पटपटा कर कहा तो आहन का दिल के अशश कर उठे। मतलब तुम नहीं जानती पंगे क्या होता है? नहीं, यह एक लफ्ज़ी जवाब आया। जाने मन, पंगा वो होता है जो मैं अब तुमसे लेने वाला हूँ, उसने कहते इसकी सांसों पर दस्तरस हासिल किया। सावरी हैरत से आंखें फैल गई। इसके कंधे पर एक मुक्का जड़ा, मगर वो नरमी से इसकी सांसों की खुशबू अपने सीने में उतारता रहा। कुछ पल में ही वो उसे अपनी दीवानगी से निढाल कर चुका था। आहन, बहुत ही गंदे हैं आप। असावरी ने मुंह के सावे बिगाड़े। आहन खिलका लगाकर हंसा। ये कहो ना, बहुत ही मीठा हूँ मैं। तभी तो माजी में बार बार मेरी मुँह लगती थी मेरी जाने मन। आहन ने भी हिसाब बात किया। आहन प्लीज़ तंग नहीं किया करे ना। वो उसके सीने में चेहरा छुपा गई। अभी नहीं करता, मगर हनीमून या किसी किस्म की कोई रियायत नहीं दूंगा। दिन के 24 घंटे का हर पल मेरा होगा। आहन ने कहा। सावरी की आंखें हैरत से फैल गई। व्हाट, कौन सा हनीमून? असावरी ने आईब्रोज कर पूछा। जिस पर हम जा रहे हैं। अभी इत्मीनान काबिले दीद था। बाय द वे ये एक फैमिली ट्रिप है, आप शायद भूल रहे हैं। असावरी ने इसकी याददाश्त वापस लाना चाहिए। फैमिली ट्रिप फैमिली के लिए होगा, मेरा तो हनीमून है डार्लिंग, और तुम्हें मेरी हर बात माननी पड़ेगी। आहन ने उससे आईने गिरफ्त में लिया। देखी जाएगी। कंधे उचकाती लापरवाही से बाहर की जानी बढ़ी, मगर तभी आहन ने उसे अपने बाजू में भरा था। आहन वो झुंझलाई, मगर उसकी मायनी खेज मुस्कुराहट देखकर घबरा गई। मगर वो जानती थी अब उसे हरे राक्षस के चंगुल से बचना नामुमकिन सी बात है। एसी की खनकी में भी अलीज़े के माथे पर पसीने के नन्हे नन्हे कतरे चमक रहे थे। वो इस वक्त एक लेजर सर्जरी रूम में थी। सामने खड़े शख्स की संजीदा आंखों में बेबसी से देखा गया। हाथों पॉइंट ग्लव्स पहने, चेहरे पर मास्क लगाए, खिज़र जबरान कबीर के माथे पर बल उसे बेचैन कर रहे थे। वो बेड पर नीम दराज थी और उसके बालों की लेज़र ग्रोथ थेरेपी की जा रही थी। ये एक कदरे जहनी और जिस्मानी तकलीफदा मरहला था, मगर वो पुरसुकून रहने की कोशिश में थी। सर्जरी के बाद उसे रेस्ट करने का बोला गया था। डॉक्टर उस रूम से बाहर जा चुके थे। वो आंखें मूंदे लेटी रही। खिज़र इधर ही दीवार से टेक लगाकर खड़ा रहा। कुछ देर बाद उसने आंखें खोलकर हाथ के इशारे से खिज़र को अपने करीब बुलाया। वो बेड के करीब आया तो अलीज़ा ने हल्के से पीछे सरक कर उसके लिए जगह बनाई। वो संजीदा सा बेड पर बैठ गया। तब उसने उठकर गैर मुतवक्का तौर पर उसके गाल पर अपने लब रखे। ये करेले जैसा मुंह ना बनाया करो, यकीन करो बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। निंजा हथौड़ी और हर मर्तबा आप अपनी मनमानी करती हुई अच्छी लगती हैं, है ना? वो जल भुन कर बोला। और मैंने ऐसा क्या किया? अलीज़ा ने उसके कंधे पर अपने सर रखकर मासूमियत से पूछा। क्या ज़रूरत थी झंझट पालने की जब अब नेचुरली ग्रोथ हो रही थी बालों की? खिज़र ने उसे सख्त लहजे में कहा। मुझे अच्छे नहीं लग रहे थे छोटे छोटे बाल, अब देखो कान के नीचे तक आ गए। ये पॉप कट अच्छी लग रही है मुझे। अलीज़ा ने अपने पफ को हाथ से पीछे करते कदा से कहा। मुझे आप हर हाल हर रूप में खूबसूरत ही लगती हैं। खिज़र ने कहा। क्या ज़रूरत थी खुद को तकलीफ़ देने की? वो अब भी मूड बहाल करने को तैयार नहीं था। मुझे मालूम है, अलीज़ा ने धीमे से कहा। अच्छा ना, आइंदा के बाद बस तुम्हारी ही मानूंगी, प्रॉमिस। अलीज़ा ने सुलह लहजा इख्तियार किया। क्या ज़रूरत है सर की क्या ज़रूरत है कीजिए अपनी मनमानी, आप कौन सा किसी की सुनती हैं? वो फिर चले दिल के फफूले फोड़ने लगा तो अलीज़ा ने उसका चेहरा थाम कर अपनी जानिब किया। अब बस भी करें, डोंट करना। सड़े आलू जैसा मुंह बना रहे हो, बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। अब बोलो चीज़। वो होंठ फैलाकर वही तो किधर वाकई इसके करतब पर हंस पड़ा। दैट्स लाइक माई बॉय। व्हाट? खिज़र उछला। अभी मुझे ऐसा लगा जैसे आपने कहा। क्या बात है मेरा बच्चा? खिज़र के शोशे पर अब की बार कहकर लगाने की बारी अलीज़ा की थी। तो हो नहीं क्या? मत भूलो बचपन में मैंने तुम्हें अपनी गोद में खिलाया है। शरारत से बोली। शट अप अलीज़ा, वो सब मत याद करवाया करें। वो झुंझलाया। वो उसकी झुंझला एंजॉय करती मुसलसल बनी गई तो खिज़र ने उसे घूरा। वैसे जब मुफरा मामा तुम्हारा डायपर, उससे पहले अलीज़ा कुछ कहती, खिज़र इसकी बोलती बंद की थी। अलीज़ा घबराई थी कि वो जहाँ थे इससे कोई भी आ सकता था। मतलब इन जलादों को छेड़ना भिड़ों के छत्ते में हाथ देने के मुतरादिफ था। लम्स शिद्दत भरा था। अलीज़ा को दिन में ही चांद तारे नज़र आने लगे। अलीज़ा ने उसके कंधों पर हाथ रखकर एहतजाज किया, मगर वो अपनी मर्ज़ी से ही पीछे हुआ। खिज़र ये क्या था? वो धीमे लहजे में गुर्राई।
आपकी बात का जवाब था कि वो डायपर वाला बच्चा अपने बच्चे प्लान करने के चक्रों में है, तो ज़रा संभल कर। खज़र ने इत्मीनान से कहा तो अलीज़ा ने इसके कंधे पर मुक्का रसीद किया। वो कुछ ही देर में डिस्चार्ज लेकर वाइट पैलेस वापस आ गए। वो उसका हाथ थामे अपने कमरे में दाखिल हुआ। खज़र, नाराज़ तो नहीं होना तुम? वो उसके करीब आकर उसके कंधों पर हाथ रखकर बोली। नहीं। उसने उसके कमर के गिर्द बाजू हमाए किए। अलीज़ा ने मुस्कुराकर उसको देखा। क्या बात है, क्यों मुस्कुरा रही हैं? एक जोकर नज़र आया, उसे देखकर हंस रही हूँ, उसकी टाई से खेलते हुए लापरवाही से बोली। जबकि मुझे एक चुड़ैल को देखकर डर लग रहा है, वो लब दबा कर बोला। ये चुड़ैल इस जिन को चिंभर जाएगी। अलीज़ा ने इसकी नाक चूमकर बोला। मोस्ट वेलकम चुड़ैल जी, खज़र ने मायनेखेज़ सा मुस्कुराकर कहा। उसकी स्माइल बेहद खूबसूरत और पाकीज़गी भरी थी। अलीज़ा उसके नाबे गदास लबों की जानिब देखे गई और खज़र उसकी आंखों में देखे गया। आखिर अलीज़ा ने पेशकदमी की और उसके नरम दिए इस पेशकदमी रगोजा में एक सुकून सा दौड़ा दिया। ये वक्त के लम्हे बहुत कीमती थे। वो दोनों एक दूसरे की हस्ती में गुम होने लगे। एक हफ्ते बाद इस वक्त वाइट पैलेस की बेसमेंट में गैर मामूली सी हलचल थी, मगर माहिर खान पुरसुकून सा एक टॉर्चर सेल के अंदर चेयर पर टांग रखे हाथ की मुट्ठी से दाएं गाल को सहारा दिए इत्मीनान भरे अंदाज में बैठा था। अमन और खज़र उसके पीछे दाएं बाएं इत्मीनान से कमर पर हाथ बांध के खड़े थे, जबकि इसी वक्त साहिर रशा नान 3 बोरियां घसीट कर वहाँ लाए। माहिर खान के सामने बोरियां रखकर उन्हें खोला और उनमें से 3 तरफते फड़कते वजूद ज़मीन पर पटक दिए। उनके चेहरे स्याह कपड़े से ढांपे गए थे, उनके हाथ पुष्ट पर बांध दिए गए थे। माहिर खान के इशारे पर साहिर ने उनके चेहरे से स्याह कपड़े हटा दिए। स्याह कपड़ों के पीछे से खान शमशान खैर और खान जावर खैर और कर्नल शेखर प्रताप की घिनौनी और मकरू शक्लें निकल कर सामने आईं। पहले तो वो सर झटक कर खुद को इर्द गिर्द देखने के काबिल करते रहे, फिर जब अपने सामने एक सब्ज आंखों वाली हरी बला देखी तो पैरों तले से ज़मीन सिरक गई। इन तीनों ने खुद को हैरत से वहाँ मौजूद पाया, जबकि उन्हें तो थाने से सेंट्रल जेल लेकर जाया जा रहा था। माहिर खान, हमें क्यों लेकर आए हो यहाँ, जबकि कानून ने हमें अपनी सज़ा दी है? खान शमशान खेल की आकर अब की जो कि तू बरकरार थी, तभी गौरा कर बोला। अच्छा सवाल है, मगर जवाब देना मैं ज़रूरी नहीं समझता। माहिर खान ने सुकून से कहा। तुम्हें जवाब देना पड़ेगा, वो चिल्लाया। चलो आखिरी कोई समझ कर जवाब दे देता हूँ। दरअसल हम खास तौर पर मैं तुम्हारी मौत का तुम्हारी फांसी तक इंतज़ार नहीं कर सकता, क्योंकि पाशा इब्राहिम की हर्ट लिस्ट में तुम लोगों को कब से सज़ा मौत सुना दी जा चुकी है, इसलिए अब और इंतज़ार की यक़ मैं नहीं पालना चाहता। माहिर खान का पुरसुकून मगर रगों में खून मंजमद कर देने वाला लहजा सुनकर इन तीनों शैतानों पर कपकपी तारी हुई। अब तुम ये सोच रहे होगे कि मैं ही क्यों मौत देने वाला हूँ तुम लोगों को, तो सुनो। शमशान के वैसे तो तुम्हारे जुल्म और बर्बरियत की लिस्ट काफ़ी तवील है, मगर मुझे पूरा पर्सनली तौर पर मेरी मासूम बच्ची पर किए गए मुजालिम का हिसाब खिताब चाहिए तुमसे। जानते थे अब दर्दनाक मौत मरना तय है। ये सुनते ही इन तीनों के चेहरे फीके पड़ गए। देखो माहिर खान, हमें फांसी हो लेने दो, कानून को अपने हाथ में मत लो। तुम्हें तुम्हारी बेटी तो वापस मिल गई है ना, अब हमें जाने दो। बेटी तो वापस मिल गई है ना, अब हमें जाने दो। खान शमशान खेल लुखिया गया। कोई आखिरी ख्वाहिश? हमें मार कर कुछ नहीं होगा, सुना तुमने? हम तीनों को मारोगे, 300 और उठाएंगे। ये मुल्क है, ये ऐसा इसने दिया क्या है हम जैसे शहरियों को, जो जोर शोर बेईमानी, बदअनवानी, कत्ल व गारत और दहशतगर्दी के लिए बदनाम ज़माना है। और उन्हीं वजूहात की वजह से हम जैसे लोग पैदा होते हैं और ज़मीन पर देखना तुम्हें भी कुछ नहीं मिलेगा। यूं ही एड़ियाँ रगड़ते रहोगे। माहिर खान, ये मुल्क किसी को कुछ नहीं देता। वो भौंक रहा था, चीख चिल्ला रहा था। माहिर खान के इशारा करने पर 3 सेकंड लगे थे। पीछे खड़े सायरान और अशर की गन्स ने शोले उगले और इन तीनों के सिरों में सुराख कर दिए। इन तीनों दुश्मनों को अपने अंजाम तक पहुंचा दिया था। महारानी जिंदा जलकर दर्दनाक मौत मरी थी। सैफ मलिक से फरार हो गया था। बेटी ने खुदकुशी कर ली थी, जबकि बेटे ने कब से उसे छोड़ा। अल्तमश सैफ अमन का बेहतरीन दोस्त था और अब जजायर ट्रस्ट में अपनी सर्विसेज दे रहा था। कल ही अमन ने कारी सालिहा की मौजूदगी में उनकी बेटी अनम और अल्तमश का निकाह किया था। सैफ के हाथों से औलाद भी जाती रही और बाकी दुश्मन भी अपने दर्दनाक अंजाम को पहुंचे। माहिर खान अपनी जगह से पुरसुकून अंदाज में खड़ा हुआ, एक कदम चलकर शमशान खैर के मुर्दा वजूद तक आया। सच कहा था उसने, इस मुल्क ने उन्हें दिया ही क्या था? क्या कभी किसी ने ये सोचने की जहमत गवारा की थी कि आखिर हम क्या देते हैं इस मुल्क को? जब इस मुल्क के लिए दिल में कुछ करने का अज़म नहीं होता तो आखिर इतनी तवक्कात क्यों? कोई ये क्यों नहीं सोचता इस सरज़मीन ने उन्हें शनाख्त दी, इज़्ज़त दी, अपनी एक अलग पहचान दी? लोग ये क्यों नहीं सोचते कि हज़ारों कुर्बानियों के बाद इस ज़मीन को खून किसी सिंचा गया, सिर्फ हमारे लिए, हमारी पहचान के लिए?
हमें एक अलग सी शनाख्त दिलाने के लिए बदले में हमने उसे क्या दिया है? दहशतगर्दी का टैग या गुलाम होने का ऐलान? मगर ये तो तय था कि जब तक जलादों जैसे हुब्बुल वतनी के जज्बे से सरशार जंबाज सिपाही इस मुल्क की हिफाजत करते रहें, इस मुल्क पर आंच भी नहीं आएगी इंशाल्लाह। बरसों बाद साहिर की ज़ेर सब की कोशिशों से आज ये दिन आया था कि व्हाइट पैलेस का पूरा ख़ानदान ब्राज़ील की सरजमीन पर मौजूद था। वो लोग अब रियोसी गाड़ियों में साहिर के अपार्टमेंट आए थे। अपार्टमेंट में जगह कम पड़ गई थी, तभी उन्होंने अपने लिए एक पूरा रेस्ट हाउस हाई किया था। ये सफ़र इंतहाई खूबसूरत, यादगार और दिलकश था। बरसों बाद उन्हें मौका मिला था कि वो लोग अपनी अपनी जीवन साथी के साथ चंद हसीन और यादगार पल यहाँ गुजार सकें। अपार्टमेंट पहुंचने के बाद उन्होंने उस दिन आराम किया था। अगले दिन सब जंगल की सैर को निकले। रूहा इशा की नमाज अदा करके अब जाए नमाज पर बैठी दुआ मांग रही थी कि माहिर खान इस कमरे में दाखिल हुआ। आज का सारा दिन बहुत खूबसूरत और कुदरत के हसीन नज़ारे देखते गुजरा था। अब सब अपने अपने कमरों में आराम कर रहे थे। माहिर खान इसकी जाने मोहब्बत पाश निगाहों से देखता उसके करीब बेड पर आकर बैठ गया। रूहा ने दुआ मांगकर अपना हाथ अपने चेहरे पर फेरे और हस्ब मामूली इस हरी बला की जानिब रुख करके फूंक मारी। वो महवे से उसे देखे गए। रूहा कंफ्यूज हुई। तब जायनमाज पर बैठी वो इसकी जानिब घूम गई। अब मंजर कुछ यूँ था कि रूहा उसके कदमों में बैठी थी। ऐसे क्या देख रहे हैं? रूहा ने सादगी से पूछा। देख रहा हूँ बेगम, दिन ब दिन मज़ीद निखरती जा रही हैं। माहिर खान ने उसके चिन को थाम कर उसका चेहरा ज़रा सा ऊपर किया। आप ही ना यहाँ आकर कुछ ज़्यादा ही फिल्मी हो गए हैं। रूहा ने कहते मुंह बनाया तो वो कहका लगाकर हंस पड़ा। मैं तो हमेशा से ही ऐसा हूँ, बेगम भी तो मौका दे हीरो बनने का। जब से बच्चे इस दुनिया में आए हैं उस वक्त से अब तक बेगम ने हीरोगिरी करने ही कब दी है। अब मौका पे वो काफ़ी अरसे बाद उसे इस नाम से पुकारता अपनी पुरानी टोन में वापस आया तो राह बुखला गई। माहिर आप बेपरगी मत उड़ाएं। वो झुंझलाए खींच कर बेड पर उसे रूबरू बिठाया। तुम्हारी जगह इधर नहीं है डार्लिंग, इधर है। माहिर खान ने उसे ठोंक कर निशानदेही की। इसलिए कितनी मरतबा कहा है मेरे कदमों में नहीं, मेरे दिल के करीब बैठा करो। माहिर ने उसे अपने सीने से लगाया। रूहा ने अपना चेहरा उसके दिल के मकाम पर रखकर आंखें मूंद लीं। आपका मकाम ही मेरी निगाहों में ऐसा है कि सारी ज़िंदगी के आपके कदमों में गुजारने का दिल करता है, रूहा ने कहा तो माहिर ने उसकी कमर पर अपनी गिरफ्त बढ़ाई। रूहा उसकी बेचैनी महसूस करके मुस्कुरा दी। ये क्या बात हुई भला? माहिर खान को उसकी बात पसंद आई थी। तभी बेतासुर लहजे में कहा, आपके बगैर ज़िंदगी की शुरुआत तल्ख हुई थी माहिर। ये आप थे जिन्होंने मुझे पाताल की गहरी खाइयों से निकालकर अपने दिल की मलका बनाया, एक मकाम, एक पहचान दी, सुकून दिया, सुख दिया। तो बताइए दिल कैसे ना आपकी गुलामी करे। वो उसके सीने में चेहरा छुपा कर बोली। माहिर खान ने उसे मज़ीद अपने करीब किया। मेरी मोहब्बत ने इस नाजुक वजूद को मेरे दिल की मलका का ताज पहनाया है, तो गुलामी का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। ये दिल तो खुद सुकून हासिल, सुख और सरूर हासिल करने के लिए तुम्हारी गुर्बत का मोहताज है। माहिर खान की सरगोशियों से खुद में सिमटने पर मजबूर कर गई। अच्छा छोड़े, मुझे पता है ना फलसा कितनी शरारती है, कभी भी आ जाएगी इधर। उसने उसकी बेचैन सी गिरफ्त से आज़ाद होने को एक आजमूदा बहाना गढ़ा। ये बहाने व्हाइट पैलेस में वैलिड है बेगम, इधर नहीं चलेंगे। माहिर खान ने कहते इसके माथे पर अपने सुलगते लब रखे। अभी वो कुछ कहती कि वाकई फलसा दिया हाँ टपक पड़ी। मम्मा डैड, कसम से हमने कुछ नहीं देखा। फलसा ने आंख पर शोर बचाते बातों से 2 फीट पर उछली, जबकि दिया पर अपनी होंठ सी बनी को हाँ खड़ी रही। माहिर खान ने मुस्कुराकर फलसा को देखते फिर से रूहा को कमर से थामकर अपने करीब किया तो वो बुरी तरह घबरा गई। माहिर, उसने दांत कचकाकर धीमे लहजे में माहिर खान को कहा, जो हर चीज़ का असर लिए बगैर किसी चीज़ का असर लिए बगैर बैठे थे उन पता नहीं क्या आगे पीछे वर्ड्स हैं तो ना समझ नहीं आ रहा है। देखिए जैसे जो किसी चीज़ का असर ले ले उन क्या, मगर वो हरी बला ही क्या। तो ये वर्ड्स थोड़े आगे पीछे हैं तो प्लीज़ आप लोग ना माइंड नहीं कीजिएगा, वरना यहाँ पे कमेंट्स में बोलना शुरू कर देते हैं। अच्छा मैं अब आगे से रीड करते हैं। भाई प्रिंसेस, तुम्हारी मम्मी से कुछ ज़रूरी राज और न्याज की बातें चल रही हैं, इसलिए प्राइवेसी दो भाई। माहिर खान ने मुस्कुरा कर कहा। कोई हाल नहीं माहिर आपका, रूहा कहते बुरी तरह झुंझुलाई थी, जबकि दिया और फलसा कहकर लगाकर हंसी। ओके डैड, जब आपके राज और न्याज की बातें ख़त्म हो जाएं तो डिनर के लिए आ जाइएगा। वो क्या है ना, दादो सोहम खान आपको याद फरमा रहे हैं।
फलसा ने कहा और दिया का हाथ थाम कर बाहर भाग गई। माहिर मुस्कुरा दिया, जबकि रोहा का चेहरा देखने लायक था। इस उम्र में मजाक करते शर्म तो नहीं ना आई आपको, है ना? वो झुंझुला कर उससे दूर होने लगी। माहिर ने उसकी कोशिश नाकाम बना दी। बरसों बाद फुर्सत के लम्हात मैसर आए हैं तो कौन काफिर उन्हें खोना चाहेगा? माहिर छोड़े हमें। मार्शमेलो इतनी मर्तबा कहा है ये मत कहा करो, माहिर ने कहते फिर उसे खुद से लगाया, जबकि रोहा का दिल क्या माथा पीट ले, कहाँ इस हरी बला से उलझ बैठी थी। अगले दिन शिफा अपने कमरे के बालकनी में ग्लास वॉल के करीब खड़ी कुछ देखकर आसूदगी से मुस्कुरा रही थी जब आर्यान उसके करीब आकर खड़ा हुआ। उसके कंधों पर हाथ रखकर उसे अपनी जानिब मुतवज्जा किया। क्या देखकर मुस्कुराया जा रहा है बेगम? आर्या ने कहा तो उसने आंखों से बाहर की जानिब इशारा किया, जहाँ अमन मोजा का हाथ थामकर उसे ग्लास कैबिन में मौजूद ग्लास फ्रॉक दिखा रहा था। मोजा बच्चों की तरह खुश हो रही थी, जबकि अमन उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। अमन कितना खुश है ना, बरसों के तवील तरीन इंतजार के बाद ये मंजर देखने को मिला है। मैं बहुत खुश हूँ आर्यान। शिफा के लबों पर मुस्कान और आंखों में नमी थी। आर्यान उसे कंधों से ताम कर खुद से लगाया। तो इसमें रोने वाली कौन सी बात है पगली, ये तो खुशी की बात है ना, आर्यान ने उसे याद दिलाया। तो मैं रो थोड़ी ना रही हूँ, ये तो खुशी के आंसू हैं। हाँ बिल्कुल हर काम की तरह तुम्हारे काम भी उल्टा है। फाके ज़्यादा छिपकली नहीं तो खुशी के मौके पर कौन आंसू बहाता है? आर्यन ने इत्मीनान से कहा तो शिफा ने नम आंखों से उसे घूरा। आज बरसों बाद खुद के लिए प्रिंसेस के मुंह से ये लक़ब सुनकर वो हैरान के साथ साथ परेशान भी हुई। वैसे आप अपने असल की जाने वापस लौट आए तो कुछ ज़्यादा ही खुश नज़र आ रहे हैं, है ना? शिफा ने आंखें साफ करते मायने खींचे से कहा, क्या मतलब? आर्या ने मशकूक निगाहों से उसे देखा, जैसे जांच रहा हो कि वो क्या शोशा छोड़ने वाली है। मतलब कि हमारी पहली मुलाकात याद है ना, शक्ल से ही झींगा लाला हो करने वाले लगते हैं। इससे जंगल में आकर काफ़ी खुश हैं, शिफा ने कहते हिफ्स मात कदम के तौर पर अपने कदम पीछे लिए। ठहरो जरा फाके ज़्यादा छिपकली, तुम भी तो जंगल में आकर बात बे बात मुस्कुरा रही हो। वो उसके पीछे भागता हिसाब बराबर करने को बोला। शिफा खिलखिलाकर हंसती रूम में चली आई। शिफा हंसते हंसते बेड पर गिरी, वो भी उसके पहलू में लेट गया। शिफा ने हंसते हुए अपना सर उसके कंधे पर रख लिया। आर्यन भी हंसने लगा। क्या एक्शन से भरपूर मुलाकात थी। आर्यन फिर याद करके हंसा। आपने मुझे इंडोनेशिया की फाकिज़दा छिपकली कहा। शिफा ने याद करके बुरा सा मुंह बनाया। तुमने भी तो मुझे चिलगोज़ा बोला था। हाँ तो कितना कीमती होता है चिलगोज़ा, पता नहीं है आपको? शिफा ने ऊपर उठकर उसकी तीखी मगरूर नाक चूमते हुए कहा तो वो मुस्कुरा दिया। हाँ ये तो है, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं, यूं ही बेकार इस चीज़ से बढ़ता रहा। आर्या ने कहा तो वो फिर कहकर लगाकर हंस पड़ी। अब क्या हुआ? कुछ नहीं, अक्ल बड़ी की भैंस। शिफा ने लब दबाए। फिलहाल तो तुम, क्योंकि तुम्हारा वजन काफ़ी बढ़ गया है, आर्या ने जानबूझकर कहा तो शिफा ने इसके सीने पर मुड़के बरसाए, पर हल्की सी दस्तक से वो दोनों उठकर बैठे। यस कम इन, आर्या ने कहा तो अमन मोजा का हाथ थाम कर अंदर आया। मामा मैंने बहुत ज़्यादा खूबसूरत बटरफ्लाई देखी। इस ग्लास के केबिन से अगले केबिन में ढेर सारी रंग बिरंगी तितलियाँ हैं, आए आप भी देखें ना, मोजा ने शिफा के करीब आकर कहा। फिलहाल तो मैं उनसे भी ज़्यादा खूबसूरत एक चॉकलेट ब्राउन तितली देख रही हूँ, शिफा ने मुस्कुरा कर कहा। अमन ने मुस्कुराते चेहरा दूसरी जानिब घुमाया। किधर? उसने हैरत से इधर उधर देखा। ये मेरे बेटे की चॉकलेट ब्राउन तितली जिसके रंगों ने उसकी ज़िंदगी में बहार लेकर आई हैं। शिफा ने उसकी चिन थामी। मामा प्लीज़, वो घबराई। आर्यन डैड और इसकी मौजूदगी में सब बर्दाश्त करना इसकी बस की बात नहीं थी। शिफा फिर हंस दी। माशाल्लाह आज बुल काफ़ी खुशगवार है आपकी बेगम का। अमन अपने डैड को छेड़कर अपनी बेगम का हिसाब बेबाक करना चाहा। हमारी संगत का असर है, फिर ये मौसम, ये तन्हाई। आर्यन, इससे पहले वो अपनी ज़ुबान के मज़ीद जौहर दिखाता शिफा हलक के बल चिल्लाई। शिफा ने नीचे झुककर कोई तीस तलाशनी चाही थी। दोनों बाप बेटे फ़ौरन कमरे से भागे, जबकि मोजा होंठों पर हाथ रखकर हंसी दबाने की कोशिश की। क्या तुम क्यों हंस रही हो? शिफा ने खबर से हटाने को मोजा को घूरा। नहीं तो मैं तो बिल्कुल चुप हूँ, ये देखें। मोजा ने मासूमियत से अपने लबों पर उंगली रखी। शिफा उसे घूरे गई, मगर फिर दोनों खिलखिलाकर हंस पड़ी। ये दिन के 1 बजे का वक्त था जब वो सब डूबता अलग अलग सैर को निकले थे। अरुषा और आलिशान चलते चलते जंगल से काफ़ी आगे निकल आ चुके थे। मफरा और जबरान तो मसरूफ़ से अंदाज में बहुत पीछे रह गए थे, बल्कि वो तो किसी और जहाँ में पहुँच चुके थे। आलिशान उसे लेकर पता नहीं कहाँ गया था, जबकि मफरा और जबरान पीछे ही रह गए। रुशा अचानक याद आया तो ऐश से मुखातिब हुई। हाय ला, ऐश, मुफर भाभी और जे के भाई कहाँ हैं? आलिशान ने इसे देखा तो वो भी सोच में पड़ गया। आए तो इकट्ठे थे मगर कहाँ रह गए उसका भाई? मगर फिर मुतमिन सा हुआ कि मुस्कुराकर सीधा हुआ। दुनिया की फिक्र छोड़ो रुशा बेबी, अपने शौहर पर ध्यान दो, उसकी तरफ मुड़ता बोला। रुशा ने उसे हमेशा की तरह अपने अंदाज में घूरा, मगर वो ढीठ बना रहा। मेरे ख्याल में भाई हैं वो भी। अभी कुछ बोलती कि रुशा को अपने सामने बहुत हैरान कुन मंजर देखा।
वो एक दरिया था जिसके इर्द गिर्द हरियाली ही हरियाली थी, घास ही घास थी और बारीक सी लाइन जिससे पानी बह रहा था जो रफ्तार से चल रहा था। अरुषा ने आंख घुमाकर अपनी गर्दन आगे पीछे मुड़कर देखा, आखिर ये आ कहाँ से रहा है। तो दोनों कहीं पानी गिरने की आवाज़ आई, मगर वो भी सब्जे में ढका हुआ था और पानी जाने कहाँ से आ रहा था। आलिशान ने उसे हैरानी में मुब्तला हुए इधर उधर देखते पाया तो उसकी नज़रों की सिम में देखा। क्या देख रही हो रुशे? आलिशान, जी मेरी जान, ये पानी कहाँ से आ रहा है? दरिया है, इतना खूबसूरत है, मीन्स आसपास और दरमियान बेहद हरियाली, बहता पानी, बहुत अजीब और दिलकश। आलिशान मुस्कुराया। हाँ है तो, मगर है भी कितना अजीब, लेकिन कितना लंबा। आलिशान, मतलब ये भी समझ नहीं आ रहा कहाँ से शुरू हो रहा है और कहाँ ख़त्म। वो पाँव ऊंचे करते बोली। तो आलिशान कहका लगाकर हंस दिया। मेरी मासूम सी बीवी, तुम्हें पता है कि अमेज़न हरी ब्राज़ील का सबसे बड़ा दरिया है? हाँ, अरुषा की आंखें हैरत से फैल गईं। इतना बड़ा, लेकिन कितना? मुझे ज़रा देखना है। वो जोश में आगे बढ़ी। आलिशान ने उसे देखा। मैडम, ये सिर्फ तुम्हारी जोश है, ये इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होगा। आओ तुम्हें उसके बारे में बताएं। ये दरिया ब्राज़ील का कोई दूसरा दरिया कभी इस दरिया की हैसियत से मुमासिल नहीं हो सकता। अमेज़न दुनिया का दूसरे सबसे तवील दरिया है और खारिज होने वाले पानी के हजम के लिहाज से सबसे बड़ा है। मालूम जानवरों की 30% से ज़्यादा इनवा का घर है। एनाकोंडा, दरिया डॉल्फिन और मछली की 5600 से ज़्यादा इकसाम अमेज़न बेसिन में पाए जाने वाले कुछ जानवर हैं। डॉल्फिन, एनाकोंडा भी हैं इनमें। अरुषा एक्साइटेड हुई। यस, बिल्कुल है इसमें, मुझे देखने हैं। उसकी बेतुकी और अनोखी फरमाइश पर आलिशान ने माथा पीटा। मैडम, इतना आसान नहीं है सब जितना आप कह रही हैं। बहुत बड़ी मछलियाँ होती हैं, डॉल्फिन और ये एनाकोंडा। एक काम करो, छलांग लगाकर जाओ और देखा उन्हें। आलिशान ने लब दिखाकर कहा। अरुषा ने हैरत से देखा। मारना चाहते हैं? साफ बोले ना। आलिशान ने उसे देखा। मैंने ऐसा कब कहा है? वो भी घूर कर बोला। बड़े तेज हैं आप जल्लाद, मुझे सब मालूम है। सारी दुनिया को अचार डालते हैं, हमेशा घुमा फिरा कर। बात करना अच्छे से आती है आपको? अच्छा मेरी जान, सॉरी, मैंने मजाक किया था। वो उसका गाल चुमता बोला। अरुषा ने उसे देखा। वो आज भी बच्ची थी, बिल्कुल पहले जैसी। रोते बेबी आलिशान को रूशे बेबी और रूशे बेबी का आलिशान। वो उसे देखकर मुस्कुराई और उसका भी प्यार से गाल चूमा। आलिशान मुस्कुराया। रूशे बेबी? आलिशान प्यार से मुखातिब हुआ। तुम्हें तुम्हारी फेवरेट जगह लेकर जाऊँ? किधर? वो एक्साइटेड हुई। चलो आओ। वो उसका हाथ पकड़कर आगे बढ़ा, जबकि रूशे फिर बोली। आलिशान किधर? बताएं ना। सरप्राइज है मेरी जान, आओ मेरे साथ। वो इसीलिए काफ़ी दूर वापसी के लिए जंगल से करीब तकरीबन आया। बाहर आकर कार तक आया। ऋषि को कार में बैठने को बोला, उसके साथ खुद भी बैठा। ड्राइवर को हदायत के मुताबिक चलने का कहा। कुछ ही देर में अमेज़न के जंगल से निकलती कार ब्राज़ील की साफ शफाफ सड़कों पर चल पड़ी थी। कुछ ही देर में आलिशान और ऋषि ब्राज़ील की सबसे बड़ी चॉकलेट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में आए थे, जहाँ सबसे ज़्यादा चॉकलेट्स बनाई जाती थी। ब्राज़ील दुनिया में कोको और चॉकलेट के सबसे बड़े प्रोड्यूसर में से एक है। वो दोनों इस वक्त ब्राज़ील की सबसे बड़ी चॉकलेट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के बाहर मौजूद थे, जिसका नाम गारबोटो। आलिशान ने इसके गिर्द अपने बाजू हवाए के। ये वो थी जो चॉकलेट्स की दीवानी थी। आज वो उसे इसके ख्वाबों की नगरी में ले आया था। कितनी खूबसूरत यादें वाबस्ता थी चॉकलेट, आर्शे बेबी और इसका आलिशान। आलिशान ने उसके माथे पर अपने लब रखे तो वो खुद में सिमट गई। ड्राइवर ने मुड़कर देखा। आलिशान ने उसे गुस्से से घूरा। शक्ल आगे रखो अपनी, वो धाड़ा। बेहतर, वो कहकर ऋषि की जाने मुतवज्जा हुआ और मुस्कुरा कर उसे देखा। कहाँ आए हैं आलिशान? हम तुम्हारी फेवरेट जगह आए हैं। आलिशान ने मुस्कुरा कर उसे जवाब दिया। कौन सी जगह ऐश? ऋषि कंफ्यूज हुई। अरे बुद्धू, चॉकलेट फैक्ट्री। तुम्हारी तमाम फेवरेट चॉकलेट्स यहाँ पाई जाती हैं और तो और ब्राज़ील ही तुम्हारी चॉकलेट्स की ख्वाबों की नगरी की जगह है। हाँ सच में आलिशान? वो एक्साइटेड से हुई। बिल्कुल, लेट्स गो। वो अपनी जगह से उतरकर उसकी जानिब आया और हाथ पकड़कर उसे नीचे उतारा। ऋषि खुशी से पागल हो देने को थी। इस उम्र में भी वो बिल्कुल छोटी सी बच्ची थी। आलिशान मुस्कुराकर उसके साथ उसे अपने हिसार में लिया आगे बढ़ा था और इस कंपनी के अंदर तमाम इकसाम की चॉकलेट एज ए सैम्पल के तौर पर वहाँ मौजूद थी। हार्ट शेप गया जहाँ तमाम इकसाम की चॉकलेट एज ए सैम्पल के तौर पर मौजूद थी। हार्ट शेप पर किस्म की मज़ेदार 11 चॉकलेट थी, जिसे देखकर मुंह में पानी आ गया। यही नहीं, वहाँ ब्राज़ील के बड़े बड़े अब ये पता नहीं कौन सा वर्ड है, कौन सी ज़ुबान का वर्ड है। फवाद मेकिंगर्स, पता नहीं क्या लिखा है इसमें ना। मुझे लग रहा है कि इसमें बहुत मिस्टेक्स लास्ट के एपिसोड्स में।
मौजूद थे, जिनके सामने लतादार अलग अलग किस्म की चॉकलेट्स मौजूद थी। चॉकलेट बिस्किट और चॉकलेट केक, उसके अलावा चॉकलेट मिल्क जो वो बहुत महारत से खाने में मसरूफ़ थे, और सामने ही कैमरामैन उनकी वीडियो शूट कर रहा था। वाओ ऐश, ये कितने मज़े का है। सब वो देखे, वो लोग कितने मज़े से खा रहे हैं। मुझे भी खानी है ऐश, वो बसित हुई। एलिशन मुस्कुराया। मेरी जान, तुमसे इतना नहीं खाया जाएगा। तुम्हें मालूम है ये मैकबेंगर्स हैं और ये उनके लिए टास्क है। पूरे 30 मिनट या 40 मिनट में ये चॉकलेट्स ख़त्म करेंगे जो उनके सामने मौजूद है। व्हाट, मगर कैसे एलिशान? मैं तो इतना नहीं खा सकती। ओके लीव इट। चलो रूशी, आगे चलते हैं, बाकी तफसील इनसे पूछते हैं। बजाते खुद उनकी ज़ुबानी। चलिए वो लोग आगे बढ़े, जहाँ कंपनी का एक बंदा उसके सामने आया। आलिशान ने उसे देखकर अपने काला चश्मा उतारा। कंपनी के बंदे ने ब्राज़ील ज़ुबान में उनसे मुखातिब होकर पूछा, रूशी को तो कम अज़ कम कुछ समझ नहीं आया। मगर आलिशान मुस्कुराया। अभी इसमें मुझको भी कुछ समझ ना आया। इसमें क्या लिखा, हमको कुछ समझ ना आया। अब मैं पढ़ने लगी तो आप लोग हंसेंगे, इसलिए आप लोग बेहतर है खुद ही पढ़ लें। आप लोग खुद पढ़ सकते हैं, क्योंकि रोमन की सेंस से आप पढ़ सकते हैं, लेकिन मैंने वॉइस ओवर करने तो मैं नहीं पढ़ रही, आप लोग खुद पढ़ें, क्योंकि पढ़ा तो आप लोगों को हंसी आनी है। आलिशान ने भी उसकी ज़ुबान में ही जवाब दिया। तो रूशी ने हैरत से अपने ज़हीन शौहर को देखा। ज़िंदगी गुजर चुकी थी, वो आज तक उसके हर अनोखे और अछूते रूप से इससे बुरी तरह मुतासिर हो जाया करती थी। अभी इंतहाई अकीदत से शख्स ने देखा जिसने पूरी ज़िंदगी इसकी इतनी केयर की थी कि वो खुद भी अपना इतना ख्याल नहीं रख पाती। कंपनी का बंदा हो, उसकी बात सुनकर मुस्कुराया और सीने पर हाथ रखकर सर को हल्का सा खम देते उसे खुशामदीद कहा। वेलकम सर, कम विद मी। वो इन दोनों के लिए एक जानिब गया और एक वीडियो कैमरिंग्स के पास आया कि 2 लड़कियां थीं और वो वीडियो बनाकर फारिग हो चुकी थी। अब हंसी मजाक में मशगूल थी। आरुषि उनके पास आकर रुकी। अलीशान और आरुषि कुछ ही देर में चॉकलेट मैकबेंगर्स के पास आए थे। कुछ वीडियोस बना रहे थे तो कुछ बना चुके थे। हाय, आलिशान ने उससे मुखातिब किया। आरुषि ने नकावारी से उन्हें देखा। वो लड़की कम कपड़ों में, बाल खुले छोड़े, बेहद प्यारी लग रही थी, मगर बोल्ड निगाह उसे आलिशान को देख रही थी। वालेकुम, यस, आर यू मैकबेंगर्स? आलिशान ने शरारत भरी निगाहों से आरुषि को खफकत सदा नकावारी लिए चेहरा देखा। येस आई एम। वो अभी बात का आगाज़ करना चाहती थी कि आरुषि ने आलिशान का बाजू थाम लिया। रहने दें ऐश, मुझे कुछ नहीं जानना इनके बारे में, मैंने अपनी छोटी सी नाक चढ़ा कर कहा। तो आलिशान मुस्कुरा दिया। फिर वो अलविदाई कलमत अदा करते आगे बढ़ गए। वो दोनों उनको छोड़कर चॉकलेट्स की जानिब बढ़े और डिफरेंट चॉकलेट्स ट्राई करने लगे। कंपनी के मैनेजर ने उन्हें ब्राज़ील की सबसे मशहूर चॉकलेट थमाई। सही कंपनी की सबसे फेमस और खाई जाने वाली चॉकलेट है, जिसका नाम है लेकीना। यह अमेज़ॉन पर भी दस्तयाब है, लाक्टा से आसानी से मिल सकती हैं। और कुछ, वाओ ऐश, मुझे ये सब ख़रीदनी है, अलीज़ा, सबके लिए। आलिशान आरुषि की बात सुनकर मुस्कुराया, इस बात में सर हिलाया। जी मेरी जान, हम लेंगे। आलिशान ने हर चॉकलेट्स में से ढेर चॉकलेट्स पैक करवाई और गाड़ी में रखवाई। आरुषि के चेहरे पर खुशी से खिल गई। वो आज भी बच्चों की तरह अपनी मनपसंद चीज़ देखकर फ़र्ज इस बात पर खिलखिला उठती। वाह अलिशान, आई लव यू सो मच। वो सबके सामने पिघली, उसके गले में झूली। अलिशान बुखलाया ज़रूर, मगर कमर के गिर्द बाजू हमारे किए और इसे खुद से लगाकर बालों पर लब रखे। आई लव यू टू रूशी बेबी, वो बेहद प्यार से बोला। कंपनी मौजूद लोगों ने उन्हें देखकर जोर से होटिंग की। रूशी छिप गई जब अलिशान को लेकर बाहर की जानिब चली गई। ये तो गलत बात थी, जाने अलिशान, सबके सामने मोहब्बत का बरमला इजहार करना, तन्हाई में दूर, ये तो कोई बात ना हुई। गाड़ी में बैठते अलिशान की रग ज़राफ़त फिर से फुर्गी थी। ये परी इसकी रगोजां से भी ज़्यादा करीब थी। वो आरुषि ने वो को लंबा खींचा। वो तो आपने मुझे इतनी सारी चॉकलेट्स देकर दी तो आपको थोड़ी सी रिश्वत दी थी। आरुषि ने लापरवाही का मुजाहरा करते सुकून से कहा। तो आलिशान ने उसी कलाई से खींचकर अपने सीने से लगाया। ऐश, ये क्या कर रहे हैं आप? वो ड्राइवर की मौजूदगी में आलिशान की इस बेबाकी पर बुखलाई। ये सवाल तो काफ़ी पुराना है रूशी बेबी, जवाब तुम अच्छे से जानती हो, वो शरारत भरे लहजे में बोला। आलिशान, अपनी उम्र का तो लिहाज करें, वो तिलमिलाई। उसी का लिहाज कर रहा हूँ, नहीं तो अपने हिस्से की रिश्वत अभी पूरी की पूरी वसूल करता अपनी बेबी से। वो इसकी गाल से लाकर बोला तो आरुषि ने झुंझलाकर उसके कंधे पर सर रखकर आंखें मूंद दी। आलिशान के लबों से मुस्कुराहट जुदा ही नहीं हो पा रही थी।
जबरान और मुफरा भी जंगल में सैर करते काफ़ी आगे निकल आए थे। जबरान आने और उसका हाथ थामा हुआ था। वो दोनों ऐसे लिबास में थे जो उनके लिए सेफ था, मतलब ऐसे लिबास जिनमें उन्हें कोई ख़तरनाक कीड़ा मकोड़ा नहीं काट सकता था। दोनों ने लॉन्ग बूट पहने थे। जबरान कब से उसे बगौर देखे गया। पिंक रोज़ जवाब भी पहले दिन से इसके दिल पर यूं ही हुकूमत जमाए हुए थी। जबरान ने मजबूती से उसका हाथ थामा हुआ था। ज़िंदगी में बहुत कम चांसेस ऐसे आए थे जब ये लोग यूं फुर्सत माया दूसरे को वक्त दे पाए थे। सब कुछ भूल कर यूं कहीं घूमने फिरने आए थे। सारी ज़िंदगी कंधों पर आन देखी बेशुमार जिम्मेदारियों ने उन्हें एक दूसरे को भरपूर वक्त देने का मौका ही कब दिया था। आज परसों बाद ये मौका मिला था तो वो लोग इसका हर लम्हा अंदाज में जीना चाहते थे। वो लोग काफ़ी दूर निकल आए। जबरान उसने हस्बे मामूल उसके नाम के टूटे टूटे किए। जी मेरी जान। जबरान जान कर इसे तंग करने को बोला। मुफा कलस गई। जबरान सही से बोले ना। वो नाक चिढ़ाकर आज भी बेहद प्यारे तरीके से बोली। सामने वाला मबूत रह गया। बहुत जल्दी आगे होकर उसका ज़ोर से गाल चूमा। माय पिंक रोज़। मुफरा ने आंखें फैलाए उसे देखा। वो गहरा मुस्कुराया। फ्लाइंग किस उसे पास की। वो पूरी तरह बुखलाई। जबरान शर्म करें, आप दादा बनने के करीब हैं। अपनी उम्र देखें। और तो क्या हुआ मेरी जान, दिल तो जो इंस है ना, दिल तो जवान है ना। वो क्या कहते हैं, दिल तो बच्चा है जी, थोड़ा कच्चा है जी। जबरान आपकी आवाज़ कितनी प्यारी है। जबरान गहरा मुस्कुराया। बहुत शुक्रिया। जबरान कोई नहीं, शर्म आनी चाहिए, कैसी बातें कर रहे हैं आप मुझसे। तो क्या हुआ पिंक रोज़, और तुम सुनाओ। रोमांटिक बातें तो तुमसे ना करूं तो किससे करूं भला रोमांटिक बातें। ओके, यहाँ बराज़िल से ढूंढ लेता हूँ जो मेरी रोमांटिक बातें सुना करे। वो आँख बंद करता। बराज़िल से क्यों, यहाँ अमेज़न से ढूंढे ना कोई। झींगा लाला भू करने वाली मुफरा जलकर बोली तो वो कहका लगाकर हंस पड़ा। मुफरा ने उसे घूरा। किसी की तरफ आंख उठाकर देखा ना डॉक्टर छछूंदर, तो आंखें निकाल लूँगी। हाँ, याद रहे एक्सोशियस की बीवी इससे ज़्यादा बहादुर होगी। एक एटीट्यूड से बोली। वो तो होगी ही, आखिर बीवी भी तो फिर जेके की है ना। यस। वो जोर शोर से आज भी सरिलाती बोली। जबरान बेसाख्ता उसके करीब हुआ और उसे कमर से पकड़कर अपने सामने किया और एक मदहोशी भरी निगाह से उसे देखा। जबरान वो महज इतना ही बोल पाई। जी मेरी जान, निसार करने वाले अंदाज में बोला। मुफरा झिम गई। छोड़े मुझे जबरान, अरुषा लिशान आ जाएंगी, कोई और आ जाएगा। कोई नहीं आएगा पिंक रोज़, वो दोनों कब के आगे निकल चुके हैं। यहाँ सिर्फ मैं और तुम हैं और कोई नहीं। सुनिए, देख भी लिया तो क्या जाएगा, क्यों नाम जिंदगी के हसीन पर और अपनी पुरानी यादें ताज़ा करें। वो जानकर भी अनजान बनी थी। सब याद आ गया था उसके लब और लहजे से कि वो किन यादों की बात कर रहा है। मुफरा जबरान कबीर की ज़िंदगी के सबसे खूबसूरत दिन, जब उसे ज़िंदगी को देखा था, पहचाना था, जाता था कि ज़िंदगी के शे का नाम है। ज़िंदगी कहते किसे हैं। वो तो खूबसूरत दिन रात शामें उस शख्स के साथ उसकी कुर्बत में गुजरी। उसकी उम्र जब उसने अपनी मोहब्बत को अपने करीब से महसूस किया, उसे जाना वो शख्स कितना प्यारा है, कितना शानदार है। वो किसी और ही जहाँ की सैर को निकली थी जब बहुत जल्द जबरान उसके लबों पर हावी हुआ था और उसे होश की दुनिया में लाया था। वो मचल कर रह गई, मगर तब तक जबरान उसकी सांसों पर काबिज हो चुका था। वो कुछ देर में खुद को सैराब करके पीछे हटा और उसे देखा जिसका चेहरा गुलाब की तरह लाल हो चुका था। वो गहरा मुस्कुराया। कुछ याद आया, उसके कान में सरगोशी करते हुए पूछा। वो झीनी छिपी थी। जबरान ने जवाब तलब करने के लिए उसके कान के लू को दांतों से काटा। एक सिसकी सी लबों से अदा हुई। नहीं, वो जानकर बोली। जबरान ने गिरफ्त बढ़ाई। मेरा मतलब हाँ। वो मुस्कुराया। क्या? अपनी ज़िंदगी के खूबसूरत तरीन दिन। वो उसके हिसार में पुरसुकून सा हुआ था और वो पुरसुकून सी खड़ी थी। कौन से दिन? कौन से दिन? वो जाने क्या सुनना चाहता था। वो हसीन दिन जब मैंने जाना ज़िंदगी कितनी खूबसूरत है। मैंने अपनी मोहब्बत यानी आपको जाना। वो अपना नाजुक हाथ उसकी बड़ी बियर्ड पर फेरती बोली। जबरान ने नाजुक हाथ का लम्स महसूस करते ही आंखें सुकून से मूंद लीं। जब मेरे सारे ख्वाब पूरे हो गए, मुझे मेरी ज़िंदगी का मकसद मिला। आपकी दिन रात की मेहनत ने मुझे एक मकाम दिया और इंसानियत का मसीहा बना दिया। अगर आप मेरी ज़िंदगी में ना आते तो आज ना जाने में कहाँ होती भी या नहीं। मेरा तशख़्ख़ुस पामाल हो चुका होता या किसी पागल खाने में पड़ी होती। आपने मुझे इतनी खूबसूरत बामकसद और मुकम्मल ज़िंदगी दी। जबरान, मैं आपका शुक्रिया कैसे अदा करूं? वो कुछ बोल न सकी। जब भी जबरान ने
वो अपना नाजुक हाथ उसकी बड़ी बियर्ड पर फेरती बोली। जबरान ने नाजुक हाथ का लम्स महसूस करते ही आंखें सुकून से मूंद ली थीं। जब मेरे सारे ख्वाब पूरे हो गए, मुझे मेरी ज़िंदगी का मकसद मिला। आपकी दिन रात की मेहनत ने मुझे एक मकाम दिया और इंसानियत का मसीहा बना दिया। अगर आप मेरी ज़िंदगी में ना आते तो आज न जाने मैं कहाँ होती भी या नहीं। मेरा तशख़्ख़ुस पमाल होकर रह जाता या किसी पागल खाने में पड़ी होती। आपने मुझे इतनी खूबसूरत, बामकसद और मुकम्मल ज़िंदगी दी है जबरान, मैं आपका शुक्रिया कैसे अदा करूँ। वो कुछ बोल न सके जब भी जबरान ने उसके लबों पर अपनी शहादत की उंगली रखी। हाँ, नो माई पिंक रोज़, नो, ऐसे नहीं कहते शौहर की मोहब्बत एहसान नहीं होती मेरी जान। वो उसे अपने हिसार में लिए महसूस किए गया। तो क्या होती है? मुफरा ने उसकी तरफ चेहरा कैसे खूबसूरत अंदाज से पूछा। वो मुस्कुराया, झुककर उसकी तीखी नाक पर प्यार किया। वो तो बेगम का हक होता है कि उसके शौहर की तमाम मोहब्बत उसकी हो, और मेरी मोहब्बत का दायरा मेरी पिंक रोज़ से शुरू होकर उसी पर तो ख़त्म होता है। वो उसकी निगाहों में झांकता बोला। वो मुस्कुराए उसके सीने पर सर रख गई। आई लव यू पिंक रोज़, वो अपना हिसार तंग करता बोला। मुफरा उसमें छुप सी गई। तो मुफरा सिम्परे ते ख्वायरे, आपकी मुफरा भी आपसे बहुत प्यार करती है। मुफरा ने स्पेनिश ज़ुबान में अपनी मोहब्बत का इजहार किया। जबरान गहरा मुस्कुराया और उसके माथे पर लब रखे। मुफरा आंखें मूंद कर उसका हकीकत भरा लम्स महसूस करने लगी। पिंक रोज़, वो भारी लहजे में बोली। वापस चलें या हनी सिल्वर जुबली हनीमून कैंप यहीं लगवा लूँ? जबरान ने शरारत भरे लहजे में कहा तो वो फुकला कर पीछे हटी। कोई हाल नहीं आपका जबरान, चलें, वापस चलें। वो भुना कर बोली तो वो फिर भरपूर अंदाज में हंस दिया। उसका हाथ थाम और वापस गिरा ली। वो लोग रात के तकरीबन 8-9 बजे के करीब वापस आए। अब सब डिनर के लिए पिछले लॉन में जमा थे। बॉनफायर बारबेक्यू का इंतज़ाम किया गया था और सब मिलकर खुशखबरी में मसरूफ़ थे। ऐसे में माबिर उनमें कहीं भी नहीं था। फजर की निगाहें वहाँ बैठे इसकी मुतलाशी थीं। हैं ये जलाजी कितने चले गए? सैयद माबिर भी ना पता नहीं चलता कब किस तरह कहाँ निकल जाते हैं। वो बुड़बुड़ाती सब में से निकली थी और चलती ऊपर की जानिब गई। वो कमरे में कहीं नहीं था। अल्लाह, माबिर किधर चले गए हैं आप? मेरा बंदा भी ना। वो मुसलसल बोलती इधर से उधर देखने लगी। जब चाक बार बालकनी में नज़र पड़, वो बाहर सियासी गहरी सोच में था। ये वो बैठा बाहर बैठे शख्स के चेहरे पर अब इस वक्त कुछ सोचते हुए गहरी अछूती मगर अफसरदा सी मुस्कान लबों पर अहाता कर रही थी। फर्जा ने हैरत से देखा, ये यहाँ क्या कर रहे हैं? वो भी अकेले, अल्लाह खैर। वो चलती बाहर बालकनी में निकली। इधर बाहर बैठे माबे की सोचों की तनाबें दूर कहीं माजी में उलझी हुई थी। शाम का वक्त था। सब लोग आराम करने की गर्ज से अपने अपने कमरे में थे। ऐसे में फाजिया और आसिम भी अपने कमरे में अपने दोनों बच्चों के साथ मौजूद थे जो हर वक्त फाजिया के नाक में दम किए रखते। अब भी वो दोनों, एक फानिया के बाल बनाने में मसरूफ़ था तो दूसरा फानिया का मेकअप करने में, और फानिया दरमियान में बेचारी सी शक्ल बनाए बैठी थी। उफ बच्चों, छोड़ दो मुझे, क्या बिगाड़ा है मैंने तुम लोगों का? किन गुनाहों की सज़ा है ये? फानिया ने दुहाई दी जबकि अंदर आता आसिम जोर से हंसा। क्या कह दिया मेरे बच्चों ने जो तुम उन्हें सज़ा कह रही हो? जाने मन, इतने तो प्यारे बच्चे हैं, बहुत अफलातून हैं आपके बच्चे। गलती से आप पर चले गए हैं रासिम, हर वक्त सताते रहते हैं। देखें क्या कर रहे हैं। तो क्या हुआ मेरी जान, बच्चे हैं, इतना तो चलता है। रासिम अब दोनों बच्चों को हिसार में लिए बोला। वो दोनों रास्ते में छुप गए। हाँ बिल्कुल, इतना तो चलता है। आप तो निकल जाते हैं कई कई दिन के लिए। बच्चे थे, नाफ्तों को मेरे नाक में दम करने के लिए छोड़ जाते हैं। तुम तीनों मेरी ज़िंदगी हो फानिया, मैं चाहकर भी तुम तीनों से दूर नहीं रह सकता। काम के लिए जाना पड़ता है, वरना तो मैं एक मिनट भी तुम तीनों को खुद से दूर ना करूं। तो कौन कहता है छोड़ देना ये काम? वैसे भी मुझे बहुत डर लगता है आपके इस काम से रासिम। ऐसे कैसे छोड़ दूं? फ़र्ज़ तो नहीं छोड़ सकता ना? जैसे तुम लोगों को नहीं छोड़ सकता, फ़र्ज़ भी नहीं छोड़ सकता मैं फानिया। मैंने अहद लिया था अपने वतन की हिफाजत नहीं छोड़ सकता। मैं भी बड़ा होकर डैड के जैसा ऑफिसर बनूंगा डैड, और अपनी कंट्री की हिफाजत करूंगा और गंदे लोगों को मार दूंगा। माँ बेर ने कराटों की तरह पंच हवा में बुलंद किया और बोला तो रासिम गहरा मुस्कुरा दिया। इंशाल्लाह। हरगिज़ नहीं। इससे पहले ही फानिया हत्ते से उकड़ी थी। कोई नहीं बनेगा मेरा बेटा लॉयर या डॉक्टर बनेगा, बस कह दिया मैंने। मेरा बेटा अपने बाबा जैसे मार धाड़ में नहीं पड़ेगा। ओ कम ऑन मॉम, नो, मैं तो डैड जैसा ही बनूंगा। मैं भी। दानिया ने भी फिजा में हाथ बुलंद किया। फानिया ने अपना माथा पीटा। या अल्लाह, ये दोनों तो बाप पर चले गए हैं। डैड के नीचे फानिया ने तीनों को घूरा। रास्ते मुस्कुराया। गुस्सा क्यों होती हो मेरी जान? ये तो अच्छी बात है ना, मुझ पर गए हैं। बहादुर बनेंगी, तुम्हारी तरह बुज़दिल नहीं। मैं कोई बुज़दिल नहीं हूँ। फानिया ने पहलू बदला। हाँ वाला, और सब हालात से हार मानकर खुदकुशी करने को तो मैं चला था रासिम। फानिया चिल्लाई तो रासिम कहकर लगा कर हंस पड़ा। रासिम तो बस फिर जब चुप करो, अच्छा है ना?
ये मुझ पर जाएंगे बहादुर निडर, अपना दिफा करने, अपना हक वसूल करने वाले बहादुर बच्चे। बिल्कुल। अभी वो बात कर रही थी जब अचानक फजर के रोने की आवाज़ आई और माँ पर घबरा कर उठा था। मामा, फजर बेबी रो रही है, मैं उसे देख कर आता हूँ। वो वहाँ से भागा। फानिया ने उसे हैरत से देखा। एक तो ये लड़का हर वक्त फजर फजर लगा हुआ होता है, किस पर चला गया? पूरा आशिक है आपका बच्चा। रासिफ, नो मामा, शी इज़ माई गर्ल, और वो रोती है तो मुझे पेन होता है। आई कांट सी हर टीयर्स, वो कहता वहाँ से भागा था, जबकि फानिया ने मुंह खोलो से देखा। अस्तगफिरुल्लाह, वो ज़ेरे लब बुड़बुड़ाई, जबकि रासिम कहकर लगाकर हंस दिया। मेरा बच्चा है मेरी जान, दीवाना बनेगा दीवाना। रासिम, शर्म करे, बच्चा है वो अभी। फानिया चिल्लाई, जबकि रासिम ने ज़ोर से उससे और वानिया को गोद में भेजा। माबिर इन सब सोचों में गलता था जब एक मेहमान सा लम्स कंधे पर महसूस करके आंखें बंद की और इस हाथ पर अपना हाथ रखा। क्या हुआ माबिर, क्या सोच रहे हो? वो उसके पास आकर झूले पर बैठी और उसे देखा। वो महज सो आया था। फजर ने हैरत से उसे देखा, जल्लाद भी रोता। क्या हुआ माबिर, क्यों रो रहे हो? माँ पुरतकल्लुफ़ से नम आंखों से माबिर ने उसके गिर्द हिसार बनाया। माई गर्ल, वो ज़ेरे लब बड़बड़ाया। फजर ने हैरत से उसे देखा। मतलब वो समझ गई थी वो बचपन में खोया हुआ था, क्योंकि वो बचपन में फजर को यूं ही इसी नाम से पुकारता था। माई गर्ल, माई प्रिंसेस, माई डॉल, माई लव, माई फज, या फिर बैर की फज। क्या सोच रहे थे माबैर? वो उसकी आंखों में देखती पूछी। माबैर ने उसकी आंखों में देखकर माथे से माथा टिकाया और दोनों हाथ बैग गर्दन पर रखे। जानगी आंखें पढ़ लीं। पूछने का फ़ायदा इश्क पे फजर मुस्कुराई। इन लबों से सुनो कि इश्क फजर। वो उसके लबों पर उंगली रखती हुई बोली। गहरा मुस्कुराया और उसकी उंगली पर प्यार किया। मगर मुझे तो इन लबों से सुनना है माँ लेडी। माबैर ने उसके लबों को अंगूठे से सहलाया। क्या याद करके पलकें नम हुई माबैर? अब की बार नरम गरम उंगली की मस ने पलकों की झालर को छुआ था। माबैर ने सुकून से आंखें मूंदी। बचपन और सिर्फ बचपन। वो कुर्ब और गहरा सांस फिजा की सुबत किया। क्या याद आया? वो पूछ बैठी, जबकि उसकी गर्दन पर उसके हाथों की गिरफ्त बड़ी थी। एक सिसकी उसकी लबों से निकली। अनजाने में उसे आज भी कभी किसी भी वक्त तकलीफ़ दे जाता था, मगर वो इस सब की आदी थी। क्योंकि सब इश्क होता है तो महबूब की तरफ से मिलने वाली तकलीफ भी मज़ा देने लगती है। तो वो दीवानी थी सालिम बेहिस इंसान की, जो उसकी रूह में बसा था, उसकी ज़िंदगी का अहम कुल एहसासा था। माबैर, वो पुकार बैठी। हुक्म रूहे मन, क्यों खुद को तकलीफ़ देते हैं? वो अचानक से क्या बोल गई पता नहीं था, जब अचानक किसी बेर ने उसे खुद के मज़ीद करीब किया। माबैर ने उसे घूरकर फजर की आंखें पल में नम हुई। तकलीफ़ नहीं है मिसेस माबैर, तकलीफ़ नहीं, सुकून मिलता है। अपने माँ बाप को याद करके मुझे सुकून मैसर आता है। वो बचपन के सुहाने दिन याद करके मुझे अच्छा लगता है मिसेस माबैर हफीज़। वो उदासी से बोला। फजर ने इस बात पर सर हिलाया और अपना बचपन याद करके वो आंखों से कीमती मोती टूट कर उसके गालों पर बहे थे। फजर ने उसका हाथ पकड़ा था। माबैर ने उसे 1 सेकंड से पहले खुद में ज़ोर से भेजा था और उसके कमर के गिर्द बाजू हमाई की। माबैर, आप प्लीज़ परेशान ना हो, हम खामोश हो जाओ मेरी जान, कुछ नहीं कहती ये चीज़ मुझे। माबैर ने उसके गिर्द बाजू हमाई की। बहुत बुरा हूँ ना, तकलीफ़ दे जाता हूँ, तुम्हें भी उदास कर देता हूँ ना, पर जो भी जैसे भी हैं मेरे हैं। वो बिना डरे बोली। माबैर मुस्कुराया। कोई शिकवा, कोई शिकायत? वो उसके लबों को सहलाता बोला। कुछ नहीं, क्या चाहती हो माबैर? वो तो है ही तुम्हारा, मुकम्मल चाहिए, ताउम्र चाहिए, मरते दम तक चाहिए, जब तक सांस है तब तक चाहिए, मरते हुए चाहिए, हमेशा चाहिए, सुबह शाम चाहिए। अब बोले। वो भी आंखों में आंखें डाले बोली। तो माबैर ने बगैर देर किए उसके लबों पर झुका और उसके लबों को कैद कर गया। फजर ने सरूर में अपनी आंखें माए बंद की थीं। इतनी प्यारी बात का खराज भी तो भुगतना था। माबैर ने कुछ ही देर में उसे आज़ादी बख्शी। वो गहरे गहरे सांस लेती खुद को रिलैक्स करने लगी। माबैर ने उसे खुद से लगाया। तुम्हारा हूँ, तुम्हारा था, तुम्हारा रहूँगा। मुझे कल भी अपनी फजर से इश्क था, आज भी इश्क है, ताउम्र मरते दम तक रहेगा, क्योंकि ये आज भी अपनी फजर का बेर है। इश्क फजर, इश्क बेर, ये भी नहीं टूट सकता, कभी नहीं ख़त्म हो सकता। मने यारम मने जानम तू ही तू रे, मने जानम मने यारम तू ही तू रे। इतने खूबसूरत अल्फाज पर फजर ने आसूदगी से उसके सीने पर सर लगाया। माबैर ने धीमे से उसे खुद में समा लिया। वो लोग आज सब पिकनिक के साथ सब साहिल की फरमाइश पर एक ऐसी जगह, ऐसे पार्क आए थे जो ब्राज़ील का खूबसूरत और इंतहाई बड़ा पार्क था। एक बड़े दरिया अमेज़न के बाद इस दरिया के साथ 3 दरिया मिलकर बहते हैं। इसके ऊपर बना खूबसूरत सा पार्क, जो कहने को पार्क था मगर अंदर डिफरेंट होटल, कैफ़े,
कैफ़े, शहीस और बहुत कुछ था। वो सब इस वक्त कैफ़े के ग्राउंड एरिया में बैठे थे जहाँ से उन्हें एपोरा पार्क का सारा मंजर दिखाई दिया जा सकता था। वो लोग एक दूसरे के बीच में बैठे थे, एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक। जब ये सब अपनी अपनी बातों में मसरूफ़ थे, लेकिन खज़न ने उनका ध्यान खींचने को बात का आगाज़ किया। अरे भाई, क्या सब बोर हो रहे हो? अपनी अपनी बातों में मगन हो। फैमिली टूर ऐसा थोड़ी होता है। हम कुछ गेम्स खेलते हैं या बातें करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं बड़े पापा से। चलें बड़े पापा, ये बताएं कि आपकी ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत, यादगार और अच्छा लम्हा कौन सा था, जिसमें आपको आंसू भी निकले हों? वैसे तो जलात रोते नहीं, रुलाते हैं, मगर आप अपना बताएं, ऐसा कोई एक्सपीरियंस। अब की बार अमन ने पूछा तो पाशा गहरा मुस्कुराया। मेरी ज़िंदगी का सबसे ख्वाबसा और ख़ूबसूरत लम्हा वो था जब मेरी बेटी यानी मेराल पैदा हुई थी। मेराल का दुनिया में आना मेरे लिए सबसे ख्वाबनाक सा लम्हा था। एक ऐसा ख्वाब जो शायद मैंने कभी देखा था। जब मैं तुम्हारी बड़ी मामा के लिए दुआ को रूम में से बाहर खड़ा था, मेरी रूह का हर हिस्सा दुआ को था। फिर जब मुझे नर्स ने आकर बताया कि मेरी जान का टुकड़ा मेरे कलेजे की ठंडक पैदा हुई है, तब मेरा वजूद साकिन हुआ और मेरा अंग अंग ये कहने पर मजबूर हो गया कि पाशा इब्राहिम, तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। और बेटी को लाकर मेरे बाजू में थमाया और वह नन्हा सा वजूद मेरी बाहों में आकर अपनी बुरी आंखें खोलकर मेरी जानिब देखती हुई मासूम से अंदाज में रोने लगी। तब मेरी ज़िंदगी के सबसे हसीन लम्हा थे जब मैंने अपनी बेटी को अपनी गोद में लिया था। मुझे यूँ महसूस हुआ था कि सारा जहाँ मेरे पास तमाम तर खुशियाँ रहमतें अल्लाह ने मेरी झोली में डाल दी हैं और मुझे किसी भी शय की ज़रूरत बाकी नहीं रही। वो सबसे हसीन लम्हात थे मेरी ज़िंदगी के। पाशा ट्रॉस किसी कैफियत में बोले जा रहा था, जबकि सबके सुनते हुए लबों पर मीठी मुस्कुराहट थी। वाओ! अब्रुज खाए जबकि सब ने होटिंग की। वो लोग आज एक दूसरे के करीब थे, एक दूसरे को फुर्सत के लम्हात में सुनना चाहते थे। वो अपने बड़ों के बारे में फुर्सत में जानना चाहते थे। अच्छा, अब ये बताएं, सबसे गमगीन लम्हा जब शायद ही आपको खुद को कमज़ोर पाया हो? पाशा ने सोचने के अंदाज में किसी गैर मरी नुक्ते को घूरा तो चेहरे के जाविये बुरी तरह बिगड़े थे। एक तो तब जब एक पल को लगा सांस थम गई हो, ज़िंदगी ख़त्म हो गई हो, सब लुट गया हो, जो कहानी अभी शुरू नहीं हुई वो ख़त्म हो गई हो। इन शॉर्ट, तुम्हारी बड़ी माँ का दुश्मन के चुंगल में फंस जाना। पाशा गवियार हाब को निगाहों का मरकज़ बनाए एक लफ्ज़ लब से गोया हुआ कि पाशा इब्राहिम के सीने में आज भी इस वाक़े को याद करके पहले दिन की सी वहशत होती थी। जब भी पाशा ने उसके गिर्द बाजू हमारे किए और उसे खुद में भेजा, वो सब में बैठी अचानक कन्फ्यूज़ हुई पाशा के गोश में छुपी थी। ओहो, लगता है कि बड़ी मामा से जुड़ा कोई वाक़या है। खज़न ने हाँक लगाई। पाशा ने उसे घूरा और पल भर को गड़बड़ा गया। अच्छा बताएं ना बड़े पापा, ये तो पागल है। आप बताएं कब, कैसे, किस तरह? अमन खिज़र की पतली हुई हालत पर मुस्कुराकर पाशा इब्राहिम से पूछा। जब हमारे दुश्मन ने पीठ पीछे वार करके हमारे घर की औरतों पर हमला किया था और बुज़दिलों की तरह उन्हें धमका कर वाइट पैलेस अपने ठिकाने पर बुलवा लिया। व्हाट? ऐसा कब हुआ था और कैसे? आहन को शौक लगा। छोड़ो इन बातों को, बस तुम्हारी बड़ी मामा को हमेशा से झांसी की रानी बनने का बहुत शौक है। जब भी अपनी जान हमेशा खतरे में डालने की कोशिश की। अरे कौन सी बड़ी बात है बड़े पापा, इस घर की सभी औरतों को मदर टेरेसा बनने का शौक़ है। बग़ैर सोचे समझे कुछ भी करने को चल पड़ती हैं। खज़न ने अचटती निगाह जो है अपने पास बैठी अपनी लीडी एक्सोशियस पे डाली। अलीज़ा ने उसे घूरा और पेस्ट मारा। वो लोग खुलकर हंस दिए थे। अच्छा ये सब छोड़े, मैंने सुना है पाशा दादू की लव स्टोरी पूरी वाइट पैलेस में बहुत मशहूर है। रेशमान दादू के मुताबिक इश्क छुपाए नहीं छुपते। पाशा दादू मियाँ तो बताएं ना अपनी लव स्टोरी की क्यूट सी दास्तान। अलीज़ा ने पाशा इब्राहिम को छेड़ा तो वो मुस्कुरा कर रह गए। ना मेरी लीज़ो, बताएं ना बड़े पापा। जो बाकी रही सही कसर थी वो खिज़र मियाँ ने पूरी की थी। रहाब ने उससे सामने पड़ा मैगज़ीन देकर मारा। तुम अपनी बोलती बंद रखो, कोई नहीं, सब झूठ है, ऐसा कुछ नहीं है। आय हाय, बड़ी माँ शर्मा रही हैं। खिज़र की ज़ुबान पर दोबारा खुजली हुई। अब की बार रहाब भी छिम गई थी। खिज़र मुँह बंद करो अपना। अरे भाई, मेरे शोहर का मुंह बंद करवा कर क्या होगा? रहाब दादो यार बताओ ना, कितनी स्वीट सी लव स्टोरी हम सुनना चाहते हैं। हाँ दादो बताएं ना यार प्लीज़ ना। इसके बाद जमल दादो, कबीर दादा की भी सुनेंगे। आहा ने मुस्कुराकर इन सबको उकसाया। मगर फिर भी हम सबसे मज़े की दास्तान हमारे सोहम भैया की है। बचपन का प्यार है, आखिर सबसे बड़े हैं, इनसे शुरू करो। कबीर ने शोशा छोड़ा और वह बड़ी तरह गड़बड़ाई थी। आहा
बचपन का प्यार, ओहो दादो, आप तो बिल्कुल मेरे पे गई हैं, जैसे मेरे और अहान का बचपन का प्यार है। अब की बार सावरी मैदान में उतरी खुलेआम प्यार का इज़हार करके अहान को फ्लाइंग किस दी। अहान अपनी जगह से उछला था, जबकि सबके चेहरे हंसी जब्त करने के चक्कर में सुर्ख हुए थे। टिक कर बैठो सावरी। अहान ने उसे घूरा, बुरा सा मुंह बनाकर आराम से बैठ गई। चले भाई बताएं भी, क्या थी लव स्टोरी। अमन ने अपनी तोपों का रुख अब सोहम खान की जाने मोड़ा। मैं बताता हूँ। कबीर इब्राहिम ने सोहम खान की जाने मायने खेसी से देखा, जो उसे आंखों ही आंखों में बाज रहने का इशारा करने लगा। भाई हमारे सोहम भैया अपने बचपन से ही रोहा भाभी के दीवाने थे। एक मिनट इनसे दूरी नहीं इख्तियार करते, पल पल अपनी आंखों के सामने रखते थे उन्हें। यही नहीं, बचपन में ही उनका निकाह हो गया था। और मीन्स बस क्या लिखा है, बचपन होगा। मीन्स बचपन के प्यार के आगे बचपन का निकाह हो गया। फिर तो सोम दादा बोलते होंगे, जान मेरी जाने मन, बचपन का निकाह मुझे भूल नहीं जाना रे। किसी के सोचे पर यंग जनरेशन ज़ोर शोर से हंसने लगे थे, जबकि रूह शर्माते हुए तनुवरी नेल्सन मंडेला लग रही थी। रूहा अपना चेहरा हाथों में छुपा लिया। बड़ी माँ अर्शद ने जुबान दबाते रूहा को छेड़ा, जो कि सोहा में छुपी थी। इस तर्ज तखातों पर इसे झट से पीछे होकर देखा। हट बदमाश, नेल्सन मंडेला होगी तेरी माँ, मैं तो सोहम की रूह हूँ, वो तफाखर से बोली। सोहम को उसमें टूट कर प्यार आया था, उसे खुद के करीब किया। नाना मेरी मामा तो नेल्सन मंडेला थोड़ी हैं, वो तो महाबीर हफीज़ की फजर डार्लिंग है। इस बेबाक को किसी सूरत चैन नहीं था, सभी हर एक की वाट लगाए जा रहा था। अर्शन, हर किसी को परेशान करना ज़रूरी है क्या? तिया ने आंखें पटपटा कर कहा। बेगम ना करें, लगता है आपको अपनी हड्डी पस्ती प्यारी नहीं है। अर्शद ने उसकी कमर पर साइड को शहादत की उंगली से लकीर खींची। वो सोफे पर बैठी अपनी जगह से उछली थी। फिलहाल तो हमें आपके हाथ प्यारे नहीं लग रहे। दिया ने सामने बैठे अपने बाबा की जानिब देखकर अर्शन को वार्न किया, जबकि वह अफलातून मुस्कुराया। आज बड़े पापा कबीर और बड़ी माँ जमल की मैरिज एनिवर्सरी है, तो हम सब ने मिलकर एक सरप्राइज़ प्लान किया है। हमने तमाम अरेंजमेंट्स कर लिए हैं। आइए, अर्शन कहता अपनी जगह से उठा। जमल ने शौक से कबीर को देखा, क्योंकि उसे इस बारे में बिल्कुल कोई बात मालूम नहीं थी और इस उम्र की चौंचलों से अजीब लगे। जमल ने कबीर की जानिब देखा। कबीर, आप भी हद करते हैं, इस उम्र में चौंचले अच्छे लगते हैं। जमल ने एहतजाज किया तो कबीर मुस्कुरा दिया। मैंने थोड़ी कि अपने बच्चों से पूछा जिनकी शरारत है ये। कबीर ने अब अपना दामन साफ बचाया। वो लोग वहाँ से एक प्राइवेट कैबिन में आए थे, जो बहुत खूबसूरती से सजा हुआ था। सबसे पहले कबीर और जिमल ही अंदर आए। जिमल ने मुस्कुराकर इस खूबसूरत से कैबिन की सजावट देखी। ये बहुत मैजिकल है कबीर, बहुत खूबसूरत। थैंक यू सो मच, मगर तुमसे ज़्यादा खूबसूरत कहाँ। हैप्पी एनिवर्सरी मेरी जान। कबीर ने उसके माथे पर अपने लब रखकर उसे खुद से लगाया। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, मैंने कुछ नहीं देखा, सच में कुछ नहीं देखा। किसी ने आंखों पर हाथ रखकर शर्माने की एक्टिंग की तो जिमल बुखला कर पीछे हुई, जबकि कबीर ने लब दबाकर उसे देखा। क्या है भाई, लड़के 2 मिनट स्पेस भी दे दिया करो। कबीर ने उसे मसनूई गुस्से से, ओह सॉरी बड़े पापा, वो मैं कहने आया हूँ कि सब आ रहे हैं, मैं केक भी ले आया हूँ, तो ज़रा अलर्ट हो जाए। खीसा ने कहते दांत निकाले। सब दाखिल हो गए थे। मुझे की बारीक पीछे बारीक नुमा कैबिन के चारों कोनों में सोफे लगे हुए थे। पूरे कैबिन में हर तरफ रेड वाइट बैलून से सजावट की गई थी। हॉल के दरमियान टेबल, जिसके इर्द गिर्द फूल की पत्तियाँ और टेबल के ऊपर कुछ पत्तियाँ थीं। ऊपर ब्लड रेड कलर का केक था, जो हार्ट शेप में था, जिस पर बड़ी नफासत से लिखा था, हैप्पी 40th एनिवर्सरी जिमल कबीर। जिमल इस उम्र में सब देखकर गड़बड़ाई, जब कंधों के गिर्द एक बेईमान सा लम्स महसूस हुआ। फिर रिलैक्स मेरी जान, मैं हूँ ना, चलो आओ। कबीर उसका हाथ थामे उसे हिसार में लिया आगे आया। सब ने जोर शोर से होटिंग की कि तमाम कैमरे जो बच्चों के पास थे वो इन पर थे। जिमल तो कबीर में छुप सी गई थी। ओह बड़ी मामा, कम ऑन, अब शर्माना बंद करें ना यार, इतने अरसे से शर्माती आ रही हैं, अब थोड़ी बोल्डनेस दिखाएं। कौन सा आपकी पहली एनिवर्सरी है? अलीसी को चैन न था। जब भी जुबान के जोहर दिखाए तो जिमल ने उसे आंखें दिखाई, मगर आज उनके घूरने पर भी कहाँ खामोश हो रहने वाली थी। तुम्हारी बहुत जुबान चल रही है लड़की, मुंह बंद रखो अपना। जिमल ने उससे झिड़का। वो कड़वा सा मुंह बना गई। अरे मेरी बेगम, पर क्यों भड़क रही हैं? अपने मियाँ की जान की जानिब देखे, जिनकी नज़र नहीं हट रही आपसे। बाकी का हिसाब खिज़र ने बराबर किया। कबीर उसे लिए बहुत प्यार से टेबल तक आया, जहाँ नाइफ पर रिबन बंधा हुआ था। उसके हाथ में नाइफ पकड़ाई, खुद प्यार से उसका हाथ थामा
और नरमी से केक काटा। सबने धूमधाम से तालियां बजाई और होटिंग की, जबकि उसी के दौरान खेसर अलीज़ा जो मज़े से सामने आकर माइक पकड़ी सुरीले अंदाज में दोनों का गाना डेडिकेट करने लगे। गाना गाने लगे, हैप्पी एनिवर्सरी ओ माई माइंड, गॉट यू ऑन माई माइंड, आई एम सो हैप्पी फॉर यू बेबी as you come. Now that you have found somebody new, see it in your eyes. Lord, it's no surprise what I can do for you. But when I look back, baby, when I look back to what we had, and I know I am content good times, but there were just as many bad. And so I wish you happy anniversary, baby. Got you on my mind, happy anniversary, baby. When mine, there's a lesson here to learn and leaves you. Carry on, don't feel concerned. When thoughts you are so much in love, you need a little help from above. Oh, happy anniversary, baby. Got you on my mind, happy anniversary, baby. Got you on my mind. खिजा ने कबीर जबकि एलिज़ा ने जिमल का रोल प्ले किया। हर एक गाने का बोल बोलता हुआ कबीर की तरह जिमल को छेड़ता, कभी नाक तो कभी गाल पर प्यार करता और एलिज़ा जिमल की एक्टिंग करती छिम जाती। उन्हें देखकर सबके चेहरे खिल उठे। यही उनकी खुशियाँ थी ना ख़त्म होने वाली, बिल्कुल मुकम्मल। आज वाइट पैलेस मुकम्मल था, बिल्कुल मुकम्मल। वो दोनों अपना अपना गाना गाते अपनी सीट पर आकर बैठे, जबकि सब ने ज़ोर शोर से होटिंग की और तालियां बजाईं। छा गई डार्लिंग। फज़ा ने एलिज़ा को छेड़ा। एलिज़ा कहकर लगाकर हंस दी। ये तो हमारा फ़र्ज़ था दादो, आप जैसे डार्लिंग दादो हो तो ये तो कुछ भी नहीं। सब बच्चे आकर उनके इर्द गिर्द जमा हुआ और इंसानों की जानिब गए। सिमल उन्हें प्यार से खुद से लगाए। बहुत अच्छा था, बहुत खूबसूरत, थैंक यू सवेरे, वी लव यू दादो, आई लव यू टू। वो भी उनको देखती बोली। कबीर ने गंदा सा मुंह बनाया। अच्छा हटो दूर, मेरी बेगम से चिपक गए सब। कबीर ने उन्हें पीछे हटाया, वह सब मुस्कुराते हुए पीछे हो गए। अच्छे और खुशगवार माहौल में खाना खाया। वो लोग ज़िंदगी से भरपूर खुशगवार तरीन दिन गुजार कर अपार्टमेंट वापस आ गए। हम आपकी बात हरगिज़ नहीं मानेंगे, आप ही किन चक्रों में फंसा रही हैं आप हमें। दिया सुलझलाई सी दबी दबी आवाज़ में चिल्लाई। कुछ नहीं होगा मेरी बहन, नहीं, बस आजमाना चाहती हूँ कि वो भी अर्शन की तरह तुम में और मुझ में फ़र्क कर पाएगा कि नहीं। मैं जानना चाहती हूँ वो भी ऐसी मोहब्बत करता है जैसे अर्शन तुमसे करता है कि नहीं। प्लीज़ मान लो बात। फरजा ने उसे बाजू से पकड़ के इसकी मिन्नत समाजत की। हरगिज़ नहीं, ये काफ़ी बेहुदा मजाक है। हमें पहले ही समझ आना चाहिए था जब आप हमें बिल्कुल अपने जैसा लिबास बनाकर बिल्कुल अपने जैसा तैयार कर रही थी। हमें तभी जान लेना चाहिए था कि आपके दिमाग में कुछ तो खिचड़ी पक रही है। दिया ने झुंझुला कर कहा। प्लीज़ एक मरतबा और आखिरी मरतबा। फरजा ने उसे पुचकारा। बिल्कुल नहीं, हम कहीं नहीं जाएंगे। दिया ने दो टोक लहजे में कहा। तुमने आखिर करना क्या है? बस कमरे में करीब जाकर खामोशी से खड़े होना है, वो भी जस्ट कुछ सेकंड्स। आखिर मसला क्या है दिया यार, इतनी बुज़दिल क्यों हो तुम? फरजा झुंझलाई। वो किसी सूरत मान ही नहीं रही थी। अर्शन जो पीछे खड़ा साली साहिबा की गौरवशानी सुन रहा था, अचानक उनके करीब आया। चली जाओ दिया, अर्शन ने कहा तो फरजा ने ताली बजाई, जबकि दिया होंक सी बनी वहीं खड़ी रही। अर्शन आप ही, वो जज्बस हुई। कोई बात नहीं, कर लेने दो उसे अपनी हसरत पूरी, जाओ हम दरवाजे पर ही होंगे। अर्शन ने कहा तो नचार उससे मानना पड़ा। वो लोग फलजा के कमरे के दरवाजे तक आए। दिया ने पीछे मुड़कर देखा। फलजा ने उसे अंदर जाने का कहा। दिया ने उस पर हाथ से फिटे मुंह का इशारा किया और जलकर मुर्दा से कदमों से अंदर कमरे में दाखिल हुई। साहिल जो खिड़की में खड़ा था, आहट पर जरा सा मुड़कर पीछे देखा और फिर बाहर की जानिब देखने लगा। दिया चेहरे पर ज़बरदस्ती की मुस्कान सजाए खड़ी खिड़की के दूसरे तरफ उसके करीब आके सामने आके खड़ी हुई। क्या बात है साली साहिबा, खैरियत? साहिर ने धीमे से कहा तो दिया की जान में जान आई। आखिर हैवान की मोहब्बत कोई मामूली बात तो नहीं थी कि वो उसे ना पहचानता जो उसकी रूह में परोई गई हो। ये बेहुदा प्लान यकीनन मेरी पागल बीवी का है। उसने फिर से धीमे लहजे में कहा। दिया ने बकरी की तरह सर इस बात में हिलाया। चलो इसको मज़ा सिखाएं। साहिर ने फिर सरगोशी की। हम भी यही चाहते हैं ताकि आइंदा वैसे करते 1000 बार सोचे, दिया ने धीमे से कहा। साहिर ने सर हिलाते दिया का हाथ आना छपाक से उसे खींचकर ड्रेसिंग रूम में घुस गया। बाहर फलजा बुरी तरह भुखलाई। अर्शन की भी आंखें फट गई। दोनों तेजी से अंदर आए। साहिर, मैं तुम्हारी जान ले लूँगी, तुम्हारे टुकड़े टुकड़े करके चील कौवों को खिला दूँगी, बाहर निकलो। फलजा ने चिल्लाकर दरवाज़ा धड़ाधड़ धड़ाया।
अर्शद ने अफसोस से सर हिलाते ड्रेसिंग का दरवाज़ा खोला तो सारी बहनोई पेट पकड़कर हंस कर धौरे हो रहे थे। अर्शद ने भी कप दबाकर अपनी हंसी कंट्रोल की। मैं तुम्हें जान से मार डालूंगी, हर मर्तबा मेरी जान निकाल देते हो, हिम्मत कैसी की बेहुदा मजाक करने की। फलजा ने करीब आकर उस पर लातों गुस्सों की बरसात की दिया। अंगशते बदनान किसी फलजा को मारते और उसे हंस हंस कर मार खाते देख रही थी। शुरुआत किसने की थी हरी दीदी, अब भुगतो। साहिर ने इत्मीनान से कहा, और तुम मेरी साइड हो या? फलजा ने दिया को देखकर दांत पीसे अपने भाई की। दिया अर्शन की मौजूदगी में अकड़ कर बोली और साहिर की जानिब इशारा किया। साहिर मजीद फैल गया। अर्शन की हंसी जब्त करने के चक्कर में चेहरा लाल भभू का हो रहा था। तब दिया का हाथ पकड़कर साहिर को थम्स अप किया, मतलब पिटते रहो का इशारा करते वहाँ से 9-2-11 हो गया। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं फलजा फिर इसकी जानिब लपकी। दरवाज़ा ऑटो लॉक हो चुका था। अब की बार साहिर ने उसे काबू करके बेड पर लिटा उस पर हावी हो गया। क्यों सिर्फ तुम्हें ही मजाक करना आता है, मैं नहीं कर सकता? और तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं तुम्हें नहीं पहचानूंगा? साहिर ने कहा और उसके कंधे पर अपने सुलगते लब रखे। फलजा एकदम साख्त हुई थी तो सोचा ही नहीं कि वो सेकंड्स में जान गया कि दिया फलजा नहीं है। तब फलजा ने उसकी गर्दन के गिर्द बाजू हमारे किया और उसे खुद पर झुकाया। साहिर इस अचानक पेशकदमी के लिए तैयार नहीं था, तभी चौंका था, मगर अपने लबों पर इस नरम गर्म लम्स से वो रूह तक सरशार हुआ था। मोहब्बत सर चढ़ कर बोली तो दोनों एक दूसरे में गुम होते चले गए। जिंदगी की खूबसूरत हसीन तरीन दिन गुजार कर वो वाइट पैलेस वापस लौटे थे। जिंदगी बहुत खूबसूरत हो गई थी। इनको जीने के नए नए मकासद मिलते रहे जिन्हें वो खंदा पेशानी से पूरा करते रहे। वक्त पर लगाकर उड़ने लगा। 6 साल गुजर चुके थे। उनकी ज़िंदगी में कई तूफ़ान आए और गए, कई खुशी के लम्हे आए, कई गमगीन, मगर फिर भी एक्सोशियस ने डटकर सब्र से मुकाबला किया तो आज वो मुकम्मल थे, खुश और मुतमईन। सब अपनी अपनी जगह बेहद पुरसुकून और अपनी ज़िंदगी में मगन थे। ईद उल फितर का मौका था। तमाम लोग वाइट पैलेस ईद के त्यौहार पर मौजूद थे। फलजा, साहिर, सुहेल और उनके 2 तूफ़ान भी उनके साथ थे। एक का नाम साहिल सुहेल और दूसरे का फ़ाइज़ सुहेल था। इन दोनों की उम्र में कम से कम 2 साल का फ़र्क था, मगर दोनों बाप और माँ की कार्बन की आंखें माँ पर थीं। ग्रीन आइज साहिल अपने दोनों पटाखों का दीवाना था। हाँ बिल्कुल, अगर अपनी टीटी के बाद वो किसी का दीवाना हुआ था तो वो थी ये दोनों, क्योंकि वो उसके साथ मिलकर उसकी बेगम का खूब तवालगा लगाया करते थे। आज भी वो लोग वाइट पैलेस में मौजूद थे। बॉनफायर चल रहा था और पास ही बारबेक्यू भी हो रहा था, जिसकी खुशबू सबको अपनी तरफ मुतवज्जा कर रही थी। हल्की हल्की चलती ठंडी हवा पुरसुकून माहौल का बाइस थी। ऐसे में सब बच्चे आपस में खेलने की मसरूफ़ थे और सब लोग लकड़ियाँ जलाकर इसके इर्द गिर्द बैठे हंसी मजाक चुटकुलों में मसरूफ़ थे। उसी दौरान अमन और जज़ा भी अंदर से बाहर आए तो खिजर के एक तूफ़ान, अबन तूफ़ान जिसका नाम साइम था, उसने जोर से हाँक लगाई। अरे अरे, अकेले अकेले कोकोमो खाते हो? नो, तुमने सुना नहीं क्या? कोकोमो मुझे भी दो, कोकोमो मुझे भी दो। जाओ सब बच्चे जाकर कोकोमो लेकर आओ और मुझे भी दो। वो इस कदर ऊंचा बोला, सब उसकी तरफ मुतवज्जा हुए। खिजर को अपने इस सबूतर पर रच कर प्यार आया था, जो बिल्कुल उसकी कार्बन कॉपी था, जबकि उसका जुड़वा जारम कहने को कम वो भी नहीं था, बल्कि वो सहारा टाइम अर्शन की प्रिंसेस फानिया के साथ गुजारता था। वो तो शायद उसका ही होकर रह गया था। साइम की इस बात पर वहाँ बैठे सब जोर से हंसने लगे, जबकि मोजत के कलस कर रह गए। ओ फरीज़ा, आप ही कितना बदतमीज़ बच्चा है, हर वक्त छेड़ता है। उसने बुरा सा मुंह बनाया। अरे भाभी, प्यारी भाभी जान, मेरे बच्चे को इल्ज़ाम ना दें, वो मासूम है, वो जो सीखेगा वही बोलेगा ना। अपने शौहर को संभालिए जो आपको देखते कंट्रोल खो देते हैं। वो बोलते हैं तो बच्चे असर लेते हैं। खिजर ने मायने खींची से कहा। मोज़ा सही मायनों में सटपटाई थी और बुरी तरह अमन को घूरा, जो बाकी किसी के सामने उससे कोकोमो कहने से आवाज़ नहीं आता था। अमन ने दांतों तले लब दबाकर उसे देखा, जबकि खिजर को घूर वो अपने दांतों की नुमाइश करवा गया। माहौल अभी गर्म ही था जब अचानक मैदान में 3 अफलातून बरामद हुई, जिनका कोई मुकाबला नेमो बदल नहीं था। वो थे सावरी शाह और रहान खान की अफलातून औलाद, अयान, अहल और आदिल। ये तीनों अपनी माँ की तरह शरारती थे। जी हाँ, सावरी शाह का डर बिल्कुल ठीक साबित हुआ था कि उसकी औलाद इस जैसी पैदा हुई थी। अहल ने आकर सबसे पहले अपनी प्रिंसेस अमन आर्यन पर कब्जा जमाया, जो माँ के पहलू से लगकर खड़ी शाने बची थी। किसी से नहीं बोलती थी, बहुत कम बात करती थी, माँ की तरह। हाय लिटिल कोकोमो। बाल गोली रंगत अमन की छोटी कोकोमो। अहल ने आकर उसका गाल चूमा। वो छोटी सी सटपटाई। हे बॉय, तुम ज़रा मेरी बेटी से फासला इख्तियार करो, और ये कोकोमो नहीं है, तुम इसे किसी डार्क ब्राउन चॉकलेट आंखें और छोटी और नाम से बुलाओ। अमन ने भतीजे को छेड़ा।
और वो क्यों? अहल ने कमर पर हाथ बांधे। ये मेरी कोकोमो है, आपको मैं मामा से दूर रहें तो इस तरह ये मेरी है, और आप कोई और नाम ढूंढें। आप छोटी मामा को चॉकलेटो कहा करें, क्योंकि अभी एमन मेरी कोकोमो है। वो उसका हाथ पकड़कर अपने साथ ले गया, जबकि वो छोटी सी मासूम गुड़िया उसके साथ कच्चे धागे की मानद खींचते चली गई, क्योंकि वो उसकी बेतहाशा कसीर और प्यार करता, उसकी बहुत बेतहाशा केयर और प्यार करता था। जबकि अमन और मोजा से मुंह खोले देखते रह गए। आहा ने दांत तले लब दबाया और सावरी को देखा जो पहलू बदल गई थी। कभी आहान ऊंचा बोला, बच्चों से कौन डरता है मुर्शद, अपनी जैसी औलाद पैदा होने से लगता है। इसका शोशा सुनकर सबने कहका लगाकर हंस दिए। सालम जो कब से फजा के बेटे से खेलने में मसरूफ था, जब हाथ आया कि आज बेस्ट फ्रेंड सरे से गायब है, तो इधर उधर नजर दौड़ाई। वो कहीं न दिखी। कभी वो भागा दिया के पास फुप्पू फानिया की तरह। आई वॉन्ट हर ऑन फ्रंट ऑफ माई आईज, वेयर इज शी, बताओ वो कहाँ है और तुम्हारी आंखों को मैं बताती हूँ। अलीज़े ने घूर कर बोला तो वो माँ की तरफ मुतवज्जा हुआ और गंदा सा फेस बनाया, जिसे कहना चाहता हूँ कि आपको क्या हुआ है अब जो मेरे पीछे पड़ गई हो। पूरे बाप पर चले गए हो, ना शर्म है ना लिहाज है। क्या करूँ मैं इनका? आप मुझे छोड़ें डैड, तो डैड सी ना हो डैड, आप तो दोबारा लहर तोतले पद में लिखा हुआ, मैं क्या पढ़ूँ इसको। आप मुझे छोड़े डैड को देखें, ये ना हो डैड आपको दोबारा लहर सिलेंडर बनाने पर मजबूर हो जाएं। वो तोतली जुबान में घोरफशानी कर तारीख चुरा है, पर माँ बाप का पोल खुल गया। अली से बुरी तरह गड़बड़ाई, जबकि खजर कहकर लगाकर हंस दिया और उसकी गोद में मौजूद छोटी सी गुड़िया को देखा जो दुनिया जहाँ से बेखबर सो रही थी। अलीसे ने उसे घूरा और आके सारम के पीछे लपकी। सारम, हे डैड कंट्रोल हर। वो हाँक लगाता वहाँ से रफू चक्कर हुआ, फ़ौरन वहाँ से भागा। सब एक तरफ, बल्कि एक अलग साइड पर सबसे अलग से था कि जो ख़ानदान का सबसे प्यारा छोटे अर्शन के नाम से मशहूर था, वो सबसे अलग अपनी बहन फ़ानिया अर्शन को लेकर बैठा था। उसके लंबे बाल जो इतनी सी उम्र में रूहा को बेहद केयर की वजह से घने और लंबे थे, जो दाइश को बेहद पसंद थे। दाइश फाजिया को बेहद प्यार करता था। एक तो बेहद प्यारी और ऊपर से इकलौती बहन, और फिर सबसे प्यारी, वो किसी को फानिया नहीं देता था। सारा बहुत मुश्किल से छुपकर उसके साथ टाइम स्पेंड करता था, जब वो सो रहा होता था या फिर पढ़ रहा होता था। वो उससे ऐसे अटैच था जैसे बचपन में अर्शद दिया से, मगर इनमें रिश्ते का फ़र्क था। अब भी वो बैठा अपनी छोटी सी बहन के बाल सुलझा रहा था। बाल सुलझाने के बाद दाइश अंदर से किसी मुलाजमत से उसके लिए खाना लाया, जो अभी वो सोकर उठी थी, और उसे अपने नन्हे हाथों से पेट भरकर खाना खिलाया। फानिया भी इससे बहुत अटैच थी। खाना खाने के बाद खुद ही उसके हाथ धुलवाए और फेस वॉश करवाकर उसे मामा के पास लाया। दिया ने उससे मुस्कुरा कर देखा। मामा, फानिया ने खाना खा लिया है, बाल भी बना लिए हैं, और मैंने उसे थोड़ा सा पढ़ा भी दिया है। अब ये खेलेगी मेरे साथ। ओके माय बेबी, मगर अकेले नहीं, सबके साथ, सब बहन भाई के साथ, ओके। दिया ने उसे प्यार से समझाया तो वो हाँ में सर हिला गया और फानिया का हाथ थामे वहाँ से ले गया। भूल भटक जाता हूँ मैं तेरी टेढ़ी मेरी खुद को मैं बेरंग सी पाऊँ मैं इन तेरी रलियों में। मैं तो हूँ एक हिस्सा तेरा, मुझमें भी है किस्सा तेरा। अब तू जो भी करे, ये सब मेरा सब तेरे हवाले छोड़ दिया। वीर की अरदास है वीरान, सबकी निगाहें अपने बच्चों पर जमी थी जो वाइट पैलेस का मुस्तकबिल थे। उन्होंने नस्ल दर नस्ल यूं ही इनफरादी तौर पर अपने बच्चों को इस माशरे के लिए एक फेल सिपाही बनाना था, फिर वो चाहे वकील की सूरत में हो या डॉक्टर के, एक जांबाज पुलिस ऑफिसर हो या गुमनाम सिपाही। आसूदगी है बच्चों की छोटी छोटी शरारतों में कुछ आई एम सॉरी, एक बार फिर से मैं आपसे एक्सक्यूज़ कर रही हूँ। इनमें कुछ मतलब वर्डिंग की मिस्टेक्स है, टाइपिंग की वजह से और कुछ PDF बनाने की वजह से कुछ फॉन्ट्स वगैरह का इशू आ जाता है, तो इस वजह से वर्ड्स आगे पीछे हो जाते हैं। तो इधर बहुत मिस्टेक्स है। अब मुझे समझ नहीं आ रहा है इस सेंटेंस में इन्होंने लिखा क्या है, लेकिन मैं पढ़ लेती हूँ एज इट इज़ वैसे ही। फिर वो चाहे वकील की सूरत में हो या डॉक्टर, एक जांबाज पुलिस ऑफिसर या गुमनाम सिपाही, तराब आसूदगी से बच्चों की छोटी छोटी शरारतों में खेलते थे।
कि अब उनकी नज़र उन पर ही आकर ठहरती थी। मीना, मनी, पिंकी और उनकी हमनाओं ने रेशमा की कब्र पर फातिहा ख्वानी की और अब उन्हें आकर ज्वाइन किया था। कई बीना जैसी अब पैरों पर खड़ा होने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही थी। वो उन सब के रोल मॉडल थी। पूरे 7 साल बाद वो कंफ्यूज सी जजा ट्रस्ट के एंट्री खड़ी थी। पैलेस के सब बच्चे अमन के इर्द गिर्द मौजूद थे। आज मोजा अमन आर्यन पाशा की प्रैक्टिस का पहला दिन था और वो बुरी तरह कंफ्यूज हो रही थी। आपसे ज़्यादा कॉन्फिडेंट तो मेरी प्रिंसेस है मिसेस अमन आर्यन पाशा, और आप यूं ही पहले दिन की तरह ही नर्वस हो रही हैं। अल्लाह ताला का नाम लें और पहला कदम उठाएं। सॉरी। अमन ने उसकी जानिब झुककर धीमे से सरगोशी की। डैड, हम यहाँ तो आए हैं। अमन, जो कि अमन की गोद में था, पते का सवाल पूछा। आज आप सब बच्चों को एल्जाबॉट की सैर करवानी है। पापा, इसीलिए मैं यहाँ आया हूँ और सेलिब्रेशन करेंगे, अमन ने बताया। हे, सब बच्चे उछल कूदते जजा ट्रस्ट के अंदर भाग गए। अंदर केयर टेकर्स मौजूद थीं जो उन्हें एल्जाबॉट्स में ले गई। चलें बेगम, अमन ने उसकी जानिब अपना हाथ बढ़ाया। चलें, उसने धीमे से कहा, अपना पहला कदम आगे बढ़ाया, जैसे कि इन समेत उनके बच्चों का भी मुस्तकबिल की जानिब गामजन पहला कदम हो। अमन अपनी मंजिल की तलाश में सरगर्दा कदम, अपने असल को पाने की जानिब बढ़ते हुए, कभी ना रखने वाले कदम, कभी ना रुकने वाले कदम, अपनी शनाख्त तलाशने वाले कदम, ख़त्म शुद। आई एम सो सॉरी, मेरा गला बहुत अजीब सा वो कफ हो रहा है मुझे। उसकी वजह से बीच में मैंने कोशिश तो की थी कि मुझे ना इस रिकॉर्डिंग में शो हो, लेकिन वीडियो बार बार कट करनी पड़ रही थी। मुझे उम्मीद है कि आप लोग थोड़ा सा ताउन कर लेंगे, क्योंकि बार बार वीडियो जो है ना कट करनी पड़ रही थी और आवाज़ मेरी बैठ रही। फिर आप लोग कहते हैं कि आवाज़ बैठती है, आवाज़ मुँह में रह जाती है। तो नॉवल जो है हमारा एंड होता है फाइनली। आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स थे, उम्मीद है आप लोगों को नॉवल बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। मुझे ना इसमें लास्ट के सीन में से सबसे ज़्यादा प्यारा सीन जो कौन सा लगा था मैं भूल गई। देखें ज़रा मेरे काम, हाँ याद आ गया। ये फ़र्ज़ा को ना अपनी बहन दिया को अपना गेटअप करवा के साहिल के पास भेजना, वो जो सीन था ना वो बहुत ज़बरदस्त सीन था। सॉरी, वो वाले सीन के मुझे ना पढ़ के हंसी भी आ रही थी। बहुत अच्छा सीन था वो, जो मुझे एक फ़नी टाइप का लगा ना। खैर, नॉवल तो जहाँ से मैंने पढ़ना शुरू किया बहुत ज़बरदस्त था, स्टोरी बहुत अच्छी थी और मेरा तो दिल कर रहा है इसका नेक्स्ट पार्ट भी वाहिबा लिख लें। मैं उससे पर्सनली कहूँगी कि लिख कर दें, लेकिन खैर यहाँ तक तो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त था। 3rd जनरेशन के बारे में स्टोरी थी, अब 4th जनरेशन होगी। अब पता नहीं राइटर लिखती हैं नहीं लिखती, लेकिन आप बताएं कि आपको नॉवल कैसा लगा, लाजमी बताइएगा और हमारे साथ कनेक्ट रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट नॉवल के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़। मेरी दुआ में याद रखिएगा, मेरे लिए दुआ कीजिएगा, मेरा बहुत बुरा हाल है।